आज पुराने कपड़ों के बक्से को ठीक कर रही थी तो नेप्थलिन में रसा बसा मुझे एक बहुत पुराना पत्र मिला। गत माह मैंने फिर एक कन्या को जन्म दिया है। पंडित जी ने कहा मकर राशि मिथुन लग्न में जन्मी है, इसी से नाम कहा गंगा। गिरिजा खष्टी, मुझे इन तीनों में से एक भी नाम नहीं जचा। तू तो कहानी लिखती है, कोई अच्छा सा नाम लिख भेजना। बेचारी हीरा, इस बार उसका दाव व्यर्थ ही गया था, किंतु ऐसे दनादन बेटियां पैदा करना क्या उसके लिए अच्छा था? मैं ही तो उसे अपने साथ डॉक्टर खजान चंद्र को दिखाने लेके गई थी। शय का तक्षक तब उसकी नन्ही सी छाती पर बैठा ही था और जब मेरी ही उपस्थिति में डॉक्टर खजान ने उसे स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि उसे भविष्य में कठिन संयम में रहना होगा एवं पति का साहचर्य कभी भी उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, वह तो लाल पड़ ही गई थी। मेरे भी कुंवारे कान लज्जा से लाल पड़ गए। तब वह 2 ही पुत्रियों की जननी बनी थी। उसके बाद जब भी छुट्टियों में घर जाती तो सुनती उसने फिर एक पुत्री को जन्म दिया है। यह लंबा सिलसिला वर्षों तक चलता रहा। जब भी उससे मिलने जाती देखती एक कन्या उसकी गोद में है, दूसरी पेट में। पुत्र की कामना को व्यर्थ कर जब उसकी 7वीं पुत्री ने जन्म लिया तो वह कंकाल मात्र रह गई थी। मैं सोचती थी कैसे विवाह करेगी इन 7 पुत्रियों का, किंतु पुत्रियों को ब्याहने में उसे विशेष कष्ट नहीं हुआ। गोरी उजली गंधर्व कन्याओं सी उसकी पुत्रियां जहां 17-18 वर्ष की होती उनके रूप गुणों की चर्चा उनके लिए स्वयं रिश्ते ढूंढ लाती। सबसे छोटी का नाम मैंने ही धरा था, ललिता। उसी के लिए हीरा को सबसे अधिक चिंता थी। तेरे जीजा जी ने इसे ऐसे सिर पर चढ़ा लिया है कि कहीं से बात आती है तो कहती है नहीं मैं अभी पढ़ूंगी। कितना समझाती हूँ पढ़ लिख कर क्या करेगी, नौकरी करेगी? कहती है हाँ करूंगी। बाबूजी ने मेरी कुंडली देखकर कहा है प्रभुत विद्या है मेरे भाग्य में और विदेश यात्रा का स्पष्ट स्थिर योग है। वही स्थिर योग तो उसे ले डूबा। पिता को वह देवज्ञ मार्तंड मानकर ही पूछती थी। विद्या संबंधी उनकी भविष्यवाणी जब पूरी हुई और उसने संस्कृत भूगोल में MA कर मुझे पत्र लिखा तो मैंने उसे एक बार फिर समझाया। देख ललिता, यह डबल MA का युग्म गौरव मुझे तेरे भविष्य के प्रति अखरता है। क्या करेगी इन डिग्रियों का? क्या केवल दूसरे विषय में MA करने की उत्कंठा तुझे स्वयं अपनी कुंठा को छिपाने का प्रयास नहीं लगता? यदि करना ही था तो संस्कृत के ही किसी शोध कार्य में जुट जाती। पर वह मुझसे शायद नाराज हो गई थी। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इसे भी सुना हीरा नहीं रही। मैंने जब ललिता को अंतिम बार देखा वह इंटर की परीक्षा देकर घूमने अपनी बड़ी बहन के पास नैनीताल आई थी। लंबी छरहरी कराल यष्टि बरौनियां देखकर लगता ही नहीं था कि असली हैं। उनकी स्वाभाविकता मुझे असंदिग्ध लगी। बेचारी लड़की शायद जानती भी नहीं होगी कि अब नकली भवें भी खरीदी जा सकती हैं। उसकी कांचन देह से भी अधिक आकर्षक थी उसके हृदयाकार चेहरे की निर्दोष छवि। उसकी उसी छवि से मुग्ध होकर मैंने जीजाजी को उसके लिए अपने भतीजे का रिश्ता भी भेजा था, किंतु लौटती ही डाक से मेरा प्रस्ताव उस मूर्ख लड़की के पान के पत्ते सा फेर दिया था। आज वही सुपात्र एक मल्टीनेशनल कंपनी में बादशाह सी शान शौकत से नौकरी कर रहा है। मुझसे बार बार क्षमा मांगकर जीजाजी ने लिखा था। उसका प्रारब्ध ही शायद उसे ऐसा जिद्दी बना गया है। यह रिश्ता फेरने में मुझे मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा है, पर उसे भी कैसे दोष दूं? तब क्या जीजाजी ने पुत्री के ललाट लिखित प्रारब्ध को बांच लिया था? दूर संपर्क की उस ममेरी बहन का विस्मृत चेहरा इतने वर्षों बाद उसका पत्र हाथ में लेते ही फिर आंखों में तैर उठा। जिसने भी उसका नाम धरा था ठीक ही धरा था। स्वभाव से रूप से वह सचमुच हीरा थी। दुबली पतली नाजुक हीरा का विवाह हुआ तो शायद 16 की भी नहीं थी। नथ पहनने के अदना उत्साह में अपनी सुतवा नाकिस में टोका से चिन्ह को बड़ा कराने वह मेरे पास आई थी। मैंने ही मयूर पंख की डंडी को तराशकर उसकी नाक में पहना जल बिंदु से डंडी को सिक्त किया था, जिससे फूली डंडी से छिद्र बड़ा हो जाए और मेरी अंतरंग बाल्य सखी अनायास ही अपने विवाह के दिन नथ पहन ले। जब कन्यादान के गोट में उसके विवाह का सुहाग गाया जाने लगा, मेरी नानी रानी मांगे सोगा बढ़ेला, तो मुझे लगा स्वयं मेरा ही एक अंग धीरे धीरे मुझसे विच्छिन्न हो रहा है। इसके बाद वर्षों तक मैं उससे मिल नहीं पाई, पर 7वीं पुत्री के जन्म की सूचना देकर उसने मुझे नाम धरने का आग्रह किया तो मैंने भुनभुनाकर उसे लिखा था, क्या दर्जन पूरा करने का इरादा है? अब बस भी कर।
मैं क्या जानती थी कि मेरा कहना वह इतनी जल्दी मान लेगी। वही ललिता उसकी औचन पौचन रही। फिर वर्षों बाद अचानक ललिता मुझे अल्मोड़ा में मिली। हीरा की मृत्यु के बाद उस परिवार से मेरा संबंध ही टूट गया था। एक मोटा खुरदुरा काला शॉल ओढ़े वह कपड़े की दुकान से खरीदारी कर बाहर निकल रही थी। बेहद ठंड थी। 3 दिन लगातार बर्फ पड़ने के बाद हवा की तीखी धार को सन की मौसम ने जैसे पत्थर पर घिसी छुरी सा तेज बना दिया था। इसी से शायद उसने नाक मुंह भी शॉल का बुरका सा बना ढांप लिया था। गोरी उंगलियों की दमक और चौड़े माथे की चमक देखकर ही मैं प्रभावित हुई थी। पूर्व परिचय का न सूत्र था न छोर। हाथ का बंडल नीचे रख वह अपना बोंडा महीन छाता खोल ही रही थी कि मैं ठिठक गई। भगवान, हीरा तो मर खप गई, यह क्या उसका भूत है? मैं बड़ी अशिष्टता से उसे आंखें फाड़ घूर घूर कर देख रही थी। यह मैं स्वयं ही भूल गई। मेरी अशिष्टता उसे बाद में अखरी। उसके अत्यंत रूखे प्रश्न के का चाटा मुझे सहसा तिलमिला गया। कहिए, ऐसे क्या देख रही हैं मुझे? मुझे तो स्मरण नहीं पड़ता मैंने आपको कहीं पर। और एक झबरी ऑयल वाले लद्दू घोड़े की लगाम थामे एक भुटिया कुली उसकी पड़ताल कर रहा था। मैं फिर ठिठक कर उसका अश्वारोहण पूर्ववतः देखने लगी। उसने अपने हाथ के बंडल साइज को थमाए, शॉल को फिर सौराष्ट्रीय ग्रामीणों की भांति सिर का नाक पर लपेटा और अनुभवी अभ्यस्तता से धड़ाक से घोड़े पर सवार हो गई। साड़ी घुटनों तक उठ जाने की जैसे उसे कोई चिंता ही नहीं हुई। दक्ष हाथों लगाम थाम वह एड़ लगाने को ही थी कि मैंने लपक कर उसे एक बार फिर रोक लिया। सुनो, मैंने कहा, तुमसे कुछ पूछना है। इस बार फनफनाई नागिन सी बिफर उठी। क्यों परेशान कर रही हैं? क्यों पीछा कर रही है मेरा? कहा ना मैंने, दफ्तर में आइए। मैंने हंसकर पूछा। क्या तुम हीरा की लड़की हो? एकाएक उसका कठोर चेहरा माँ का नाम सुनते ही बदल गया। तुम हीरा की लड़की ललिता हो क्या? आप अम्मा को जानती थी? आपने मुझे कैसे पहचान लिया? वह चट से घोड़े से उतरकर मेरे सम्मुख खड़ी हो गई। अरे, क्या भूल गई? जब इंटर की परीक्षा देकर तुम मुझे अपनी बहन के साथ फ्लैट पर मिली थी। हाय हाय, मैं कितनी मूर्ख हूँ। पर आप भी तो कितना बदल गई हैं असल में जब आपको देखा था। कहकर वह स्वयं ही खिसियाकर चुप हो गई। मुझसे ही कह रही है ललिता। जब किसी ललाट से बिंदी, कंठ से मंगलसूत्र और कलाइयों से चूड़ियों का अस्तित्व विलीन हो जाता है तो फिर वह चेहरा भी सहज में पकड़ नहीं आता। क्यों, अब यह बताओ, तुम क्या कर रही हो? जीजा जी कैसे हैं? मैं अब हेड मिस्ट्रेस हूँ मौसी। बाबूजी ठीक है। बीच बीच में उनका पुराना श्वास रोग उमड़ आता है। फिर उसकी बारी थी। वह हंस हंस कर मुझसे प्रश्न पूछती जा रही थी और एक एक प्रश्न साथ साथ उस मनहूस शॉल में से भ्रामक बनकर उसकी वयस से के एक एक वर्ष जैसे घटते जा रहे थे। यह तो 16 वर्ष की हीरा ही जैसे पान खाकर मेरे सम्मुख खड़ी हो। अपनी नुकीली जीभ निकालकर पूछ रही है। खूब लाल हो गई ना? 2 ही पान खाकर आई है। अभी जानती हैं कुंती बुआ क्या कहती है? प्यारी को पान, कुंवारी को मेहंदी, गोरी का काजल, काली को बेंदी। अच्छा, तो तेरा दूल्हा तो तुझे खूब प्यार करेगा, यही कहना चाहती ना? चल हट। उसने मुझे शर्माकर धकेल दिया। मौसी, मैं आज रात अपनी एक अध्यापिका के यहाँ रुकूंगी, कल सुबह की बस से जाऊंगी। चलिए ना मेरे साथ, बाबूजी आपको देखकर कितना खुश होंगे। जागेश्वर के दर्शन भी कर लेंगी। मैं जानती थी जागेश्वर मंदिर का शीर्ष हीरा के बरामदे से दिखता था। ब्रह्मकुंड से एक पतली सर्पिल पगडंडी ठीक उसके घर तक पहुंचती थी। ठीक है, चलूंगी ललिता, सुबह मुझे यहीं से साथ ले लेना। अब तू देर मत कर। सुना है अब अल्मोड़ा की सड़कें भी निरापद नहीं रह गई। संध्या 6 बजे से ही नशे में मदालस युवकों का उन्मत्त आचरण स्वचक्षुओं से देख मैं कई बार मनी मन क्षुब्ध हो उठी थी। क्या यह वही अल्मोड़ा था जहां 20 वर्ष पूर्व ग्रह का तरुण पुत्र बिना पिता की आज्ञा के कान में यज्ञोपवीत डाले लघु शंका से भी निर्वित होने की धृष्टता नहीं कर सकता था? दूसरे दिन वह तड़के ही मुझे लेने आ गई। तेरा चेतक? मैंने हंसकर उसे छेड़ा। पहले वह नहीं समझी, फिर ठठाकर हंसी। वह हमारे जाने तक वहां पहुंच चुका होगा। मैंने सही से कह दिया कि वह एक घोड़ा मंगवा लेगा। घर तक बेहद तीखी चढ़ाई है। तब सुन, मैंने कहा, कैसी भी तीखी चढ़ाई है, मैं इस 1.5 फुटे खच्चर पर नहीं चढ़ूंगी। बस पहुंची तो धूप निकल आई थी। पनुआनोला से जागेश्वर तक की भव्य वेदिका मुझे संसार की अब तक देखी सब वेदिकाओं से सुंदर लगती है। चारों ओर अद्भुत निस्तब्धता, देवद्रुमों की
हिम शीतल बयार का स्निग्ध स्पर्श, जैसे कोई रह रहकर माथे कपोल कंधों पर आइस बैग रख रहा हो। झिंगुर की लयबद्ध झंकार और कदम कदम पर दिव्य प्राचीन भग्न मंदिरों की भव्य झांकी। वह रहा हमारा मकान जहाँ छत पर कद्दू सूख रहे हैं। उसने बड़े उत्साह से चाल और तेज कर दी, पर मेरा एक एक पैर मन भर का हुआ जा रहा था। उन व्यर्थ सूखते विराट कद्दुओं का इतिहास स्वयं उसके बाबूजी ने ही बताया था। हम पहुंचे तो गृह स्वामी एक धोती पहने अपनी नंगी पीठ को एक लंबी पेंसिल से खुजा रहे थे। बड़ी देर कर रही हो बेटी, मैं तो सोच रहा था कि कल शाम ही आखिरी बस से लौट आओगी। उन्होंने शायद पहले मुझे नहीं देखा, फिर अचकचा कर उठे और खूंटी पर टंगा कुर्ता पहनकर एक बार मुझे और एक बार ललिता को देखने लगे, जैसे पूछ रहे हो ये किसे ले आई। मैं खड़ी ही थी। क्यों बैठने को नहीं कहेंगे जीजा जी, मैंने हंसकर कहा। कभी तो आपने मुझे उठाकर मुंह से धरने की इच्छा प्रकट की थी, अभी भी नहीं पहचाना। एकाएक उनके क्लांत चेहरे पर जैसे डूबते सूर्य की समग्र लालिमा उतर आई। अरे कैसा मूर्ख हूं मैं, पर दोष क्या है मेरा, आज शायद 35 साल बाद देख रहा हूं आपको। अहो भाग्य, अहो भाग्य, आपने आज इस दीन की कुटिया को पवित्र तो किया। जा बेटी जल्दी चाय का पानी तो चढ़ा दे। अनेक वर्षों की संचित स्मृतियों ने सहसा कलेजा मरोड़ दिया। अप्सरा से सुंदरी कामदार लहंगे दुपट्टे में गठरी बनी सप्तपदी की अवसन धूम्र रेखा से घिरी नौशे के पास बैठी दही बताशा खाने मुंह नहीं खोल रही थी। मानसून के परिवेश से सब सियाने कुमाऊं के कठोर अनुशासन के चाबुक से भीतर खदेड़ दिए गए थे। रह गए थे वृद्ध पुरोहित, निशे के कुछ मित्र और बन्नी की सखियां। चुहल चुटकियों का बाजार गर्म था। नौशा विवश दृष्टि से बार बार अपने एक जूते को देख रहा था, दूसरा मंचली सालियों ने छिपा दिया था। अब कैसे उठेगा एक जूता पहनकर। तभी पंडित जी का आदेश पाकर वह सहमे डरे हाथों से दही बताशे का कौर नववधु के मुंह की ओर ले गया और उसने लजाकर घुटनों में मुंह छिपा लिया। अरे खा ले, बहुत सजीला दूल्हा मिला है तुझे, मैंने उसके कान में कहा। नौशा कौर हाथ में लिए ही ऐसा गंभीर बना बैठा था जैसे मुंह में दांत ही ना हो। शायद उसने मेरी फुसफुसाहट सुन ली थी। सहसा उसने मेरी ओर बढ़ा दिया था। मैं इतना ही पसंद हूं तो तुम खा लो ना, या तो मुंह खोलते ही नहीं। किंतु वर पक्ष के उसके उद्दंड छोकरे मित्रों की हंसी मुझे अपदस्थ नहीं कर पाई। मैं तो खा ही लूंगी, मैंने गंभीर स्वर में कहा, पर आपको जवाबी कौर में क्या खिलाऊंगी। अजी हमारी चिंता मत करो, तुम्हें देखकर हमारी लार कब से टपक रही है साली साहिबा, तुम्हें उठाकर मुंह में धर लेंगे। और फिर उस चुभती जवाबी चुटकी का उत्तर मैं नहीं दे पाई। और आज इतने वर्षों पश्चात अपने इसी रसिक जीजा जी की अपाद मस्तक बदल गई छवि देखकर कंठ में गहरा सा कुछ अटक गया। कहाँ उस दीर्घागी देह का पिताव वर्ण घने काले केशों की सघन छाया में दब दब दमकता चौड़ा माथा और लड़कियों सी लजीली हंसी में से विलसित लाल अधरों की संयमित परिहास पगी अद्भुत छटा। दोनों कपोल भीतर निमग्न होने से पूरा चेहरा ही बदल गया था। चौड़े कंधे सिमटकर सिकुड़ने से पीठ झुक गई थी। कंकाल सी देह पर कुर्ता पहनने से पूर्व में उनकी पसलियों के ढांचे को स्पष्ट देख चुकी थी। मैंने कमरे की दीवारों पर दृष्टि फेरी। ना जाने कितने वर्षों के कैलेंडर तस्वीरों से दीवार भरी थी। बेटी ललिता, तू मौसी के पास बैठ, मैं अभी आया, कहकर वे उठे, कोट पहना और झोला लेकर बाहर निकल गए। मैं समझ गई कि बेचारे मेरे लिए ही जलपान की सामग्री जुटाने तीर सा निकल गए। ललिता चौके में चाय का पानी चढ़ाने गई तो मैं उठकर दीवारों पर लटकी तस्वीरों में अपनी विस्मृत सखी के चेहरे को ढूंढने लगी। एक ही कतार में ललिता की 6 बहनों के पति सहित चित्र लगे थे। अपनी इन सुंदरी दुहिताओं के अनुरूप वर जुटाने में जीजा जी को विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ा होगा। मैं उन्हें देख ही रही थी कि ललिता आ गई। मौसी अपनी फोटो देखोगी, माँ के साथ आपकी भी एक तस्वीर लगी है बाबूजी के कमरे में। मेरी कौन सी तस्वीर है, मैंने तो कभी हीरा के साथ तस्वीर नहीं खिंचवाई। वाह, खिंचवाई नहीं, कैसे नहीं, चलिए दिखा दूं। स्टूल पर चढ़कर एक धूलगढ़ से धूमिल तस्वीर निकाल आंचल से पहुंच कर उसने मुझे थमा दी। ओ, मुझे तो इसकी याद ही नहीं, तेरे बाबूजी ने ही तो हम दोनों की तस्वीर खींची थी। अपनी इस विचित्र सज्जा को देख मुझे स्वयं ही हंसी आ गई। एक सी मखमली बेल लगी जॉर्जेट की साड़ी के साथ हम दोनों ने एक ही काले साटन के ब्लाउज सिलवाए थे। उन दिनों की प्रचलित चुन्नटदार बाहें, कमर में इलास्टिक की चुस्ती और गले में झालर। दाड़िम के पेड़ के नीचे एक दूसरे के कंधे पर हाथ धरे हम दोनों खड़ी थी।
दाड़िम के फूलों से लदी डालियां जीजाजी ने खूब झकझोर दी और झरझर कर डमरू से लाल लाल पुष्प हमारे कंधे, कान और स्वयं लुभावने लोलक बन लटक गए थे। अरे वाह, अब तुम दोनों वन देवियां सी लगोगी इस तस्वीर में। अब मुस्कुराओ तो जरा। 1 2 3 और प्रथम यौवन की वह चिंताहीन उन्मुक्त निर्दोष हंसी अविकल आज भी उस धुंधली पीली पड़ गई तस्वीर में ज्यों की त्यों धरी थी। अच्छा, वही तस्वीर दिखा रही है मौसी को। हाथ के कागज के 2-3 पुड़े ललिता को थमाकर वे बोले, खूब बढ़िया चाय बनाना ललिता। तेरी मौसी को मसाले की चाय और वेदा होटल की दाल मोठ बहुत पसंद है। उनके सुदर्शन चेहरे की झुर्रियां सहसा उद्भासित हो उठी। मेरा वेदनाक्रांत अपराधी मन खिसिया गया। जिस स्नेही व्यक्ति को आज भी यह याद है कि मुझे वेदा होटल की दाल मोठ और मसाले की चाय बहुत पसंद है, अपने सुखी समृद्ध जीवन के बीच क्या कभी एक क्षण भी मुझे इसकी याद आई? उनकी पुत्रियों को विवाह में मैंने औपचारिक उत्तर भी दिए और शगुन के मनी ऑर्डर भी भेजे। हीरा की मृत्यु का राम स्मरण अंकित कोने से चिरा पोस्टकार्ड भेजने में भी उन्हें तत्परता बढ़ती, पर उसके उत्तर में क्या क्या मात्र औपचारिक संवेदना देने का ही रिश्ता था मेरा। अच्छा हुआ आज ललिता आपको यहाँ खींच लाई। सुनिए जीजा जी, ये आप कहकर मुझे दंड ना दीजिए। मैं स्वयं लज्जित हूँ, जानती हूँ मुझसे बड़ा अपराध हुआ है। इतने वर्षों में मैं आपको एकदम ही भूल गई, पर आप ना कहें मुझे, मेरा गला रूंध गया। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो? तुम्हें दोष कैसे दूं? हीरा के साथ ही मेरे सब रिश्ते खत्म हो गए। अब क्या अपने लिए जी रहा हूँ? भगवान ने सबको पार लगा दिया, यही बची है। इसके लिए भी कई रिश्ते आ रहे हैं, पर क्या बताऊं तुम्हें, अपनी बहनों जैसी यह नहीं है। वे बेचारियां तो जहाँ गाय सी बांधी वहां बिना मीन मेख निकाले बंध गई। यह हर रिश्ता फेर देती है, कहती है जब मेरा मन संतुष्ट होगा तभी विवाह करूंगी। अब तुमसे क्या छिपाऊं? वे मेरे पास खिसक आए। एक बड़ा पहुंचा गढ़वाली पंडित मेरा मित्र है, ऐसा दिग्गज तांत्रिक कि जो अनुष्ठान हाथ में ले वही सफल। उसी से मैंने इस नवरात्रि से में यज्ञ करवाया है। कहता है स्वयं लड़की आकर तुमसे कहेगी बाबू मेरी शादी कर दो। क्या मेरी बुराई कर रहे हैं बाबूजी? ललिता हाथ में चाय नाश्ते की ट्रे लेकर हंसती हमारे बीच खड़ी हो गई। उसके उत्फुल्ल कमनीय चेहरे की स्निग्ध हंसी देख मैं मुग्ध हो गई। चौके में जाकर वह अपना मनहूस शॉल, जूते, मोजे, मफलर शायद उतार कर रख आई थी। लड़की यदि स्वयंवरा बनी भी थी तो उसने कोई अन्याय नहीं किया था। अपने रूप यौवन के अनुरूप जीवन सहचर ना मिलने पर उसे यदि जीवन भर भी अम्लान पुष्पहार लिए राजपुत्रों की प्रतीक्षा में भटकना पड़े तो कोई दोष नहीं था। उस दिन उसके दरिद्र परिवेश में भी जितनी ही बार मैं उसे देख रही थी, तेजोमय अष्टभुजा का सा वह तेज मुझे उतनी ही बार निर्वाह कर दे रहा था। तू तो इतनी सी लगती है हेडमास्टर नहीं बनकर, अपने स्कूल की मास्टरनियों को संभाल पाती है या नहीं? मैंने हंसकर पूछा। उसने तो सिर झुका लिया, पर जीजाजी कहने लगे, अरे अजी पूछो मत, सुना था थर थर कांपती हैं इससे सब। मजाल है जो इसके स्कूल की लड़कियां कोई ऐसा वैसा कपड़ा पहन तो ले, सलवार के पांचों की चौड़ाई तक इंच टेप से नापती है ये। प्रत्येक कमरे की सुघड़ स्वच्छ छटा में निश्चय ही उसके हस्ताक्षर थे। ना कोई अव्यवस्था, ना कहीं एक धूल का कण। कोने में कतार पर धरे बक्सों को एक ऊंचाई में साध उनका जंग लगा कलेवर अदृश्य कर उसने दर्शनीय दीवान का रूप दे दिया। रसोई में गई तो देखा चमकते बर्तनों को यथास्थान सजाया गया था। साफ सुथरी मसालों से भरी शीशियां एक कतार में एक ऊंचाई में कवायद से तने फौजियों सी खड़ी थी। वह फिर मुझे अपने कमरे में ले गई। इस आडंबरहीन ग्राम से शायद उसने कभी कदम भी बाहर नहीं रखा होगा, फिर भी अत्याधुनिक लटके इसने क्या पत्र पत्रिकाओं से ही देखकर अपने कमरे की सज्जा में उतार कर रख दी। एक कोने में एक तख्त पर ही उसका बिस्तर लगा था। दीवार पर हुसैन की झूला की अविकल अनुकृति देखी तो मैं चौंक उठी। अरे यह हुसैन का झूले का रिप्रिंट है ना? रिप्रिंट नहीं है मौसी, मैंने देख देख कर बनाया है। कहाँ से सीखा तूने यह सब? मैंने आश्चर्य से पूछा। सीखा कहीं नहीं, मुझे लगता है एक बार बाबूजी से कहा भी था कि मुझे शांति निकेतन भेज दीजिए, मौसी ने भी तो पढ़ा है वहां पर। माँ ने कहा और भी कहीं बनाई है मैंने, देखोगी मौसी? वह अलमारी से पूरा बंडल निकाल लाई। उसकी रुचि एवं प्रतिभा देखकर मैं दंग रह गई। अभी एक ऐसे ही कला प्रवंचक के विषय में पढ़ा था जो अपनी जादूगरी उंगलियों से 13वीं-14वीं शताब्दी की कलात्मक कृतियों की हूबहू नकलों से देश विदेश के प्रख्यात
कला मर्मज्ञों को झांसा दे सैकड़ों चित्रों को 13वीं शताब्दी के मौलिक चित्र बता बेचकर लाखों रुपए कमा चुका है। मैंने एक बार फिर उसके निर्दोष निर्ही चेहरे को देखा। सच सच कहती हूँ, उद्यत यौवन की एक ऐसी निर्मम हत्या मैंने इतिपूर्व कभी नहीं देखी। अनाकर्षक ढंग से लपेटी गई साड़ी, जिसके आंचल में वह प्रत्येक कार्य को निपटा हाथ पांव झाड़न का काम ले रही थी। पूरी बांह का ठेठ पहाड़ी सलूका, जिसकी अनाड़ी सिलाई में किसी देहाती ढीली दर्जी के बेतुके हस्ताक्षर स्पष्ट दिख रहे थे। मनहूस भूरे रंग की मर्दानी जैकेट, जिसे शायद उसने अपने पिता के पुराने कपड़ों से निकालकर पहन लिया था। लंबे घने केशों को कंघी का चाबुक मार मार कर उन्हें बरबस सीधा कर एक अनाकर्षक टेढ़े जुड़े में बंदी बनाया गया था। फिर भी कुछ अबाध्य लटे ललाट पर आई थी। हाथ के बिने मोजों में विभिन्न स्वेटरों की बची कुची बेमेल बहुरंगी ऊनी का कार्डिगन किसी संतुलित सज्जा का भी संकेत नहीं दे रहा था। अब तक लगभग वैसा ही एक सतरंगी मफलर वह बड़ी उदासीनता से लपेटी थी। फिर भी शिव के कंठ में लिपटे भयानक सर्पसा ही वह उसकी पतली सुडोल ग्रीवा को मंडित कर रहा था। जूते उतारकर उसने कोने में धर दिए थे। क्या इन बूटों को किसी फौजी से आधे दामों में खरीद लाई है ललिता? मैंने पूछा तो वह हंसने लगी। देख तो रही हो मौसी, हमारे घर तक कैसी भयानक चढ़ाई है, कैसी मजबूत चप्पलें क्यों ना हो। 2 दिन भी नहीं चलती। इसी से पिछली बार प्रैक्टिकल इम्तिहान लेने टनकपुर गई तो वहां से खरीद लाई हूँ। पैर भी बच जाते हैं और मोजे भी। यह तो देखकर ही लग रहा है कि टनकपुर से खरीदे। मैंने हंसकर कहा, पर तेरे ये मोजे तो ना बचते तो अच्छा था। अरे क्या कहूँ, समझा समझा कर हार गया हूँ इसे। जीजा जी का करुण स्वर सुन मैं चौंकी। ना जाने कब वे दबे पांव आकर हमारे पीछे खड़े हो गए थे। ना जाने कैसे कैसे कपड़े पहन लेती है। इसकी माँ को पहनने ओढ़ने का कैसा शौक था तुम्हें पता ही है। मजाल है जो दिन भर एक ही साड़ी पहनने पर भी आंचल में एक शिकन तो पड़ जाए। और एक यह है, ना पहनने ओढ़ने का कोई शौक, ना खाने पीने का। मैं ना होता तो शायद यह डबल रोटी खाकर ही दिन काट लेती। अरे कई बार कह चुका हूँ, बेटी उम्र से पहले ही क्यों बुढ़ा रही है, कुछ ढंग के कपड़े ही बना ले। पर ना सुनती है। हे भगवान, हर साल इसकी बहनें आती है तो कह जाती हैं, बाबूजी 5-7 कद्दू सूखने जरूर डाल देना छत पर। क्या पता इसी साल ललिता की शादी कहीं पक्की हो जाए। अच्छा तो तभी पीले कद्दू सूख रहे हैं छत पर। मैंने हंसकर म्लान मुखी ललिता को हंसाने की चेष्टा की, पर शायद पिता की बेसुरी शहनाई अच्छी नहीं लग रही थी। वह बूंदे पड़ने लगी। कपड़े उठा लो कहकर बाहर चली गई। तुम तो बहुत लोगों को जानती हो, कभी कोई अच्छा घरवर देखे तो इसका ख्याल रखना, जीजा जी ने धीरे से कहा। किंतु मुझे उसके लिए फिर घरवर देखना नहीं पड़ा। जीजा जी के गढ़वाली तांत्रिक का टोटका व्यर्थ नहीं गया। अच्छे घरवर ने उसे स्वयं ही ढूंढ लिया। दूसरे ही महीने जीजा जी की चिट्ठी आई। ईश्वर ने मेरी सुन ली। जैसा राजपुत्र सा वर ललिता चाहती थी वैसा ही उसे मिल गया। वर पक्ष का आग्रह था कि विवाह 4 ही दिन में निपटा लिया जाए, क्योंकि लड़का पिछले 14 वर्षों से विदेश में है। महीने भर की छुट्टी में स्वदेश आया है। छुट्टियां लगभग खत्म हो चुकी थी, तभी उसने ललिता को मेरी बहन के यहाँ देखा और पसंद कर लिया। तुम्हें क्या, किसी को भी सूचित नहीं कर सका। विवाह के दूसरे दिन लड़का विदेश चला गया। ललिता यही है, तुम तो जानती ही होगी। अब सुना है कि विदेश जाने में 20 अड़ंगे लगते हैं। जब इसे वीजा मिलेगा तभी जाएगी। सोचा तुमसे क्षमा मांग लूं, तुम्हें निमंत्रण भी नहीं भेज सका, पर ललिता बहुत प्रसन्न है। यही सुनकर शायद तुम मेरा अपराध क्षमा कर दो। मैं बार बार यही सोच रही थी कि जिस विवर्ण जीर्ण पोटली में वह अपना यौवन बंद रखती थी, उसके प्रवासी नौशे ने उस पोटली के भीतर छिपे उस आदित्य रत्न को कैसे देख लिया। 20 कदम के फासले से भी जिसे मेरी अनुभवी दृष्टि ने पौड़ा ही समझा था, उसे उसने पहली बार देखा कैसे होगा। हो सकता है किसी आरक्षित क्षण में उसने अपने शॉल, गुलबंद, जूते मोजों का जिरहा बख्तर उतारा होगा और वही क्षण उसके सौभाग्य के अवरुद्ध कपाट को खोल गया होगा। इसके बाद महीनों तक मुझे उसका कोई समाचार नहीं मिला। फिर एक दिन अचानक दिल्ली के कॉटेज एम्पोरियम में अनेक भारी बादामी लिफाफों से लदी फदी वह मुझे दिख गई। अरे मौसी आप, उसने कहा तो मैं उसकी अपाद मस्तक परिवर्तित भुवन मोहिनी छवि को देखती ही रह गई। पारदर्शी अग्निवर्णी लाल कोट की साड़ी में ज्वलंत शिखासी दमकती वह मेरे सम्मुख खड़ी थी। अरे ऐसे क्या देख रही हो मौसी, बहुत बदल गई हो क्या? मैं कैसे कहती
कि जिस यौवन की असमही अस्तगामी सूर्य की सी मलानाभा उस दिन पहली बार अल्मोड़ा के बाजार में देखी थी, उसकी द्विप्रहरी प्रखर किरणें आज मेरी आंखें चौंधिया रही थी। आइए मौसी, चलिए वहां बैठकर एक प्याला चाय पिए। मुझे एक प्रकार से हाथ पकड़कर वह संलग्न रेस्तरां में खींच ले गई। उसके शरीर से आती मदिर मादक सुगंध, कलाई की स्वर्ण मंडित घड़ी, आंखों की सज्जा, मोहक अधरों की प्रगाढ़ लालिमा, चौकोर बटुआ, मेज पर धरे डार्क ग्लासेस और पेंसिल सा कृष्णकाय छाता, सभी तो विदेश यात्रा की स्पष्ट छाप थी। लग रहा था लड़की अभी अभी विदेशी ससुराल से लौटी है। हठात मुझे 1 वर्ष पूर्व की उसकी एकदम विपरीत अनाकर्षक सज्जा का स्मरण हो आया, जब चक्की के पाट से मर्दाने जूतों से ठक ठक झपताल का सा ठेका बजाती, हाथ में पैबंद लगा मर्दाना छाता थामे वह ऐसे ही पैकेटों से लदी फदी मेरे सम्मुख तनकर पूछने लगी थी, ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे तो स्मरण ही नहीं पड़ता कि आपको पहले कहीं देखा है। आज जी में आ रहा था कि मैं उससे कहूँ, ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे तो स्मरण ही नहीं पड़ता कि तुम्हें पहले कहीं देखा है। क्यों, हनीमून के लिए विदेश गई थी क्या? मैंने हंसकर पूछा। एकाएक उसका उत्फुल्ल चेहरा मलान हो गया। नहीं मौसी, अब नहीं जाऊंगी, उनकी चिट्ठी आई है। वहाँ अपने किसी मित्र से मेरे वहाँ आने का स्पॉन्सर कराएंगे, अभी कुछ समय लगेगा। आप तो जानती ही होंगी कि विदेश जाना अब उतना सहज नहीं रहा। एक बात बता ललिता, तू तो कहती थी विवाह करेगी ही नहीं, फिर? उसके आरक्त चेहरे ने सहसा उसकी विदेशी लिपि पुती को अपनी स्वाभाविक लालिमा से व्यर्थ कर दिया। उन्होंने मुझे बुआ जी के यहाँ देखा और वहीं पसंद कर लिया। यही नहीं, मुझसे एकांत में वही प्रस्ताव रख वही उत्तर भी मांग लिया। पहले तो मैं घबरा गई। मेरे लिए आज तक जितने रिश्ते आए थे सब बाबूजी के पास से आए थे। मैंने तब एक एकांत में किसी पुरुष से बात तक नहीं की थी। कहने लगे, यदि जीवन सहचर पसंद हो तो हाँ या ना कहने में समय नहीं लगाना चाहिए। जैसे मैंने तुम्हें देखते ही दृढ़ निश्चय कर लिया था कि ईश्वर ने इसे मेरे लिए ही गढ़ा है, ऐसे ही मुझे एक ही दृष्टि में देखा। मेरे गुण दोष परख तुम भी अपना निर्णय इसी क्षण ले लो, और मैंने ले लिया। जीवन का ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय, वह भी तुम जैसी आपको लड़की ने कैसे ले लिया? क्या तुमने यह निर्णय पात्र को देखकर लिया या उसकी समृद्धि को देखकर? अपनी बड़ी बड़ी भूरी भूरी निष्कपट आंखों से उसने बड़ी निर्भीकता से मेरी ओर देखा और किसी भोली बालिका से निर्दोष स्मित से उसका पूरा चेहरा उद्भासित हो उठा। मैं सच कहती हूँ मौसी, मेरी जगह यदि आप होती तो आप भी शायद यही निश्चय कर लेती। ना जाने उसके किस पक्ष के सम्मोहन ने मुझे उस दिन अवश्य कर दिया। जैसा विद्वान वैसा ही विनम्र, जितना ही गंभीर उतना ही विनोदी। जितनी ही बार उन्हें देखती स्वयं अपनी हीनता मुझे कुंठित कर देती। मुझ में था ही क्या जो उन्होंने मुझे पसंद कर लिया? पगली, मैंने उसके हाथ को थपथपाया। तू स्वयं अपने इस दिव्य व्यक्तित्व के प्रति अचेतन है और यही तेरा सबसे बड़ा आकर्षण है। चल, जीजाजी तो खुश है ना? बेहद। बाबूजी से मैंने जब कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप वाक्य दान कर दें, तो बौरा से गए। हमारी हालत तो तुमसे छिपी नहीं है। बाबूजी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वे केवल कुश और कन्या ही देने की स्थिति में है। उनकी एक ही शर्त थी कि उनके बारातियों की खातिर में कोई कसर ना हो। उसका प्रबंध बाबूजी ने कर दिया था। हल्द्वानी में बुआ जी के यहाँ से ही सब कुछ हुआ। इन्हें गिने 10 बाराती और एक पुरोहित लेकर वे लोग आ गए। बाबूजी कह रहे थे 2 दिन पहले अपने दांत तुड़ाने में जितना समय लगा था उससे भी कम समय तेरे कन्यादान से मुक्त हो गया मैं। लगता है विदेश से तेरा दूल्हा खूब उपहार भेजता है, क्यों? मैंने पूछा। उसने लजाकर सिर झुका लिया। उनकी एक ममेरी बहन वहीं रहती है, 5 वर्षों बाद अभी अभी लौटी है, उन्हीं के हाथ बहुत कुछ भेजा था। हाँ, वह तो देख ही रही हूँ, मैंने हंसकर कहा। अब तो भगवान ने तुझे मेम साहब बना ही दिया, कब तक हेडमास्टर नहीं बनी रहेगी? छोड़ इस बेहुदी नौकरी को। मैंने भी यही सोचा था, पर बाबूजी कहते हैं जब तक जाने का कुछ निश्चित नहीं होता नौकरी मत छोड़ो। पर्ची थाली और लगी लगाई नौकरी में कभी ठोकर नहीं मारनी चाहिए। जब चाहो लंबी छुट्टी तो ले ही सकती हो। सब छुट्टियां तो पड़ी हैं, मैंने छुट्टी ली ही कब है? ठीक ही तो कह रही थी बेचारी। उसके नीरस जीवन में अवकाश के मधुर क्षण आ ही कब थे। मैं चुपचाप उसे देखती रही। एक नवीन अभिज्ञता मुझे बार बार झकझोरने लगी। मानस की पंक्तियों का भ्रम सत्य एक बार फिर उस अभिज्ञता को पुष्ट कर गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि पुरुष के बिना नारी अधूरी ही रहती है। उसके व्यक्तित्व का, उसके सौंदर्य का, उसके नारी सुलभ सौष्ठव का पूर्ण विकास पुरुष के स्पर्श से वैसी ही सहजता से प्रस्फुटित हो उठता है
जैसे वर्षा की फुहार से अधकिला पुष्प। ललिता के क्षण क्षण आरक्त हो रहे कपोल, गदराई देह दृष्टि, सचित विस्फुरित मृगी सी दृष्टि, बार बार आंचल से ढका जा रहा उभर देख जी में आया उसके एक प्रश्न पूछ अपने सुगत संदेह की पुष्टि कर लूं। अरे क्यों री ललिता, कुछ गड़बड़ है क्या? बार बार झोले से धरा नींबू क्यों चाट रही है? पर फिर कुछ पूछा नहीं। वह चली गई तो मैं उसे तब तक देखती रही जब तक वह दृष्टि से ओझल नहीं हो गई। मैंने देखा छंद सा उसके मनोहारी पद विन्यास को। एक में नहीं, मैं ही नहीं, मेरे सामने बैठी युवा छात्रों की टोली भी उसी मुग्ध दृष्टि से देख रही थी। इसके बाद कई महीनों तक मुझे उसका कोई पत्र ना मिला, न ही मैं उसकी खोज खबर ले पाई। अचानक एक दिन उसकी बुआ से एक विवाह में भेंट हो गई। उन्हीं से सुना जीजा जी नहीं रहे। विवाह की उस परिचित गरज तरज में मुझे बार बार उस प्रिय स्नेही चेहरे की स्मृति विहल कर उठी। अरे क्या हुआ उन्हें? मैंने पूछा। बीमार तो थे ही, रात को सोए तो सोए ही रह गए। ललिता वहीं थी क्या? मैंने पूछा, क्योंकि उसने कहा था मार्च तक वह निश्चित रूप से विदेश चली जाएगी। और कहाँ जाएगी या भागी? उसी का धक्का तो ले गया उन्हें, उन्होंने रुष्ट स्वर में कहा। क्यों, क्या हुआ उसे? मैंने घबरा कर पूछा। होगा क्या, कितना समझाया था दद्दा को, ऐसे अनजान पात्र को बिना देखे परखे शादी मत करो। करना ही है तो मेरा भतीजा दिनुआ क्या बुरा है? असल में मैंने छोकरी को उसी को दिखाने बुलाया था। LIC में क्लर्क है, भले ही इंटर पास हो, वहां का चपरासी भी 500 पाता है। पर बीच ही में न जाने कहां से ये करम जला टपका। कितना समझाया था दोनों को, पर वहां तो बाप बेटी को फौरन दामाद वाले सपने दिखने लगे। तूने तो देखा है दिनुआ को, कैसा कार्तिक कैसा दिखता है? हाँ, मैंने दिनुआ को देखा था। बालों का सस्ता जमादारी फुग्गा पनाए, ट्री घिसी टांगों वाला उस झनके से छोकरे को भला सूची संपना ललिता कभी पसंद कर सकती थी? फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। होता क्या, वही हुआ जो हमने कहा था। इतने में ही बारात आ गई। बारात आ गई का शोर हुआ और ललिता की बुआ मुझे अधूरी जिज्ञासा में ही डूबती उतरती छोड़ बारात की भीड़ में विलीन हो गई। उन्होंने क्या कहा और क्या हुआ, इसके जानने का कोई उपाय नहीं रहा। बारात की रेलम पेल में वे कहाँ खो गई मैं जान ही ना पाई। जिज्ञासा का अंत हुआ 2 महीने बाद। इस बार फिर मैं एक विवाह में सम्मिलित होने अल्मोड़ा गई तो थोड़ी बहुत अभिज्ञता बटोर पाई। जब 1 वर्ष तक प्रवासी जमाता ने उनकी पुत्री को विदेश बुलाने का सामान्य सा प्रयास भी नहीं किया, तो उन्होंने एक प्रकार से धकेल कर ही पुत्री को वहां भेज दिया। इस दिरागमन की सामग्री जुटाने में बेचारे लुट गए थे। वहां से ही टिकट भेजने का आश्वासन जमाता ने दिया था, पर वहां टिकट तो दूर, जब चिट्ठी आनी भी बंद हो गई तो उनका माथा ठनका। कुछ रुपए फंड से लिए, खेत गिरवी धरे, अल्मोड़ा जाकर अपने कुछ दुर्लभ ग्रंथ भी बेच आए, कुछ इष्ट मित्रों से कर्जा लिया और स्वयं दिल्ली जाकर पुत्री को पतिगृह के लिए विदा कराए। इस दिरागमन के लिए उन्हें अपना सर्वस्व दांव पर लगाना पड़ा। वहां जाकर प्रवासी पति की भरी पूरी गृहस्थी देखकर बेचारी ललिता गिरती पड़ती उल्टे पांव क्यों लौट आई और क्यों एक बार फिर अरण्य स्थित उसी ग्राम के स्कूल की हेडमास्टरनी बन गई। यह रहस्य सबके लिए गूढ़ रहस्य ही बना रह गया। बाप बेटी दोनों ने अमानवीय दुस्साहस से होठ भींच लिए। यह सब सुनकर जी न जाने कैसा हो गया। उस भोली पितृमातृहीना लड़की पर क्या बीत रही होगी, यह सोच सोच में व्याकुल हो उठी। मेरे पास कुछ एक ही दिन का समय था। दूसरे ही दिन काठगोदाम से मेरा रिजर्वेशन हो चुका था। एक ही दिन में उससे मिलकर क्या लौट पाऊंगी? दिन भर इसी उधेड़बुन में पड़ी रही। उसी रात को यदि मैं हीरा को सपने में ना देखती तो शायद ललिता से मिलने ना जा पाती। आंखें लगी ही थी कि उदास हीरा पायताने आकर बैठ गई। ना कुछ बोली, ना हंसी, ना हिली, ना डुली। वही जयपुरी साड़ी पहनी थी जो कभी मैंने उसे अलीगढ़ की नुमाइश से खरीद कर दी थी। दोनों कपोलों पर शहरों की लालिमा उसके रोज गेंद पांडवर्णी चेहरे पर वैसी ही अस्वाभाविक लग रही थी जैसी हमेशा लगा करती थी। कंकाल सी सूखी देह पर लाल पहाड़ी आड़ से दमकते रक्तिम कपोल। सुबह उठती हूँ तो लगता है सारे शरीर का खून पसीना बनकर बह गया है, जैसे कोई घुली साड़ी सा निचोड़ देता है मुझे। वह कहती और मैं हंसकर कहती, चल हट, गाल तो तेरे लाल लाल सेब से धरे हैं। किंतु आज मैं भी उस राजरोग की घातक क्षमता को झेल उसी पसीने से कभी कभी निर्जीव हो उठती हूँ तो पीले विवश चेहरे की स्मृति पश्चाताप से चित्त विगलित कर देती है। सपने में भी उसकी करुणा विवश दृष्टि मुझे शुद्ध कर उठी। हठात लपक कर उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए
उन छलछलाई आंखों के मूक अनुरोध को मैं टाल नहीं सकी। दूसरे ही दिन मैं बाजार गई, मिठाई का डब्बा लिया। बैग में उसके लिए एक साड़ी पहले ही लाकर रख ली थी। कुछ दिन पूर्व किसी स्नेही पाठक ने मुझे एक पार्कर पेंसिल पेन का सेट कुवैत से भेजा था, वह भी उसके लिए रख लिया और बस में बैठ गई। मैं जानती थी कि वह मुझे घर पर ही मिलेगी। इतवार को वह पूरी छुट्टी मनाती थी। उस दिन वह अपनी नौकरानी को भी छुट्टी दे देती थी और एकदम अकेली रहती है, यह मुझे पता था। उसी एकांत में मुझे कामना थी। बस अड्डे तक उसके घर तक की तीखी चढ़ाई पार करने में मैं हाफ गई थी। पहाड़ की ध्रुव चढ़ाई अकेले ही पार करना जीवन की ध्रुव यात्रा की एकाकी पार करने की ही बात है, कुछ कम ध्रुव नहीं होता। आज उसकी ढालू पथरीली छत पर पीले भीम का एक कद्दू नहीं सूख रहे थे, बल्कि वह स्वयं सूख रही थी। अपनी सूचिकन काली घनघटा सी खुली केश राशि को वह छत पर बैठकर सुखा रही थी। एक और परीक्षा की बादामी कापियों का स्तूप था, जिनमें से एक खुली कॉपी वह स्वयं जांच रही थी। अरे ओ हेडमास्टर ने, मैंने हंसकर कहा। अब बहुत कापियां जांच ली, चल नीचे उतर। उसने अचकचाकर मुझे देखा और फिर उसने जो किया उसके लिए तो मैं प्रस्तुत ही नहीं थी। मैंने कांप कर आंखें बंद कर ली। हाय मौसी तुम, कहकर वह अपनी साड़ी को घुटनों तक उठा तीखी छत से नीचे कूद पड़ी। उसके खुले बाल एक क्षण को हवा में लहरा उठे। घुटनों तक उठी सफेद साड़ी से दिखती उसकी रोमहीन पहाड़ी फूलों से चिकनी टांगे एक सीध में सधी और ऐसी दक्षता से धरा पर अवतरित हो गई जैसे आकाश से अवतरित कोई अशरीरी अप्सरा हो। ऐसे कूद गई कमबख्त, अगर हाथ पांव टूट जाता तब, मैंने कहा। तब क्या, टांग टूट भी जाती तो कौन मुझे शादी की चिंता है मौसी, शादी तो हो ही गई। वह बड़ी दुष्टता से मुस्कुराई। पर आप यह बताइए अचानक यहाँ कैसे आ गई? बस तुझसे मिलने। सुना तू देश विदेश का चक्कर लगाकर फिर हेडमास्टर नहीं बन गई। अचानक उसने मुंह लटका लिया। चलिए पहले चाय पी लीजिए, लाइए बैग मुझे दीजिए। पर आपने मुझे क्यों नहीं लिखा? आप आ रही हैं, मैं घोड़ा लेकर बस स्टैंड पहुंच जाती। इतना भारी बैग आपको लादना पड़ा। उसने मेरे हाथ से बैग ले लिया। इसलिए तो नहीं लिखा, मैंने उसे गुदगुदाने की चेष्टा की। तुझे घुड़सवारी करते तो देख चुकी हूँ। उस लद्दू भोटिया घोड़े पर बैठना तुझे ही मुबारक। एक कदम आगे चलता है और 2 कदम पीछे। उस पर घनी औल से उसकी आंखें ऐसी अंधी बनी रहती है कि पता नहीं कब सवारी सहित काली गंगा में उतर जाए। ऊंचाई ऐसी है, तेरे अरबी घोड़े की पीठ पर बैठो तो पैर जमीन पर टिक जाते हैं, यानी 4 टांगे घोड़े की, 2 अपनी साथ साथ चलती हैं। वह ठठाकर हंसी और हाथ पकड़कर मुझे भीतर खींच ले गई। पहली अनुभूति जो मुझे कमरे में पैर रखते हुए हुई थी वह थी एक पीड़ादायक निसंग निर्जनता की। लगता था सुई भी टपकी तो नगाड़े का सा निनाद करेगी। वह ठठाकर हंसी और हाथ पकड़कर मुझे भीतर खींच ले गई। पहली अनुभूति, लो बैठो मासी, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। मैंने देखा जीजा जी का पलंग अभी भी उसी परिपाटी से लगा था। दीवार पर वे ही तस्वीरें लगी थी जिन्हें मैं पिछली बार देख गई थी। कमरे में कहीं भी हेडमास्टरनी के क्षणिक विलासपूर्ण वैवाहिक जीवन का स्पर्श भी नहीं था, न उसकी विदेश यात्रा का कोई स्मृति चिन्ह और न कहीं उसके विवाह का कोई चित्र। एक और एक विकलांग तिपाई पर उसकी घर की धुली 3-4 साड़ियां पहाड़ी नदी के एक भारी भरकम गलडोन शिला के नीचे दबी स्वयं अपनी शिकने दूर कर रही थी। शायद यही उसकी अचल स्त्री थी। पास ही में धरा था उसका स्कूली रजिस्टर, पहाड़ी उनका भूरा कार्डिगन। दूर से देखकर मैंने पहले सोचा कोई तिब्बती पश्चिमी अपसु कुत्ता ही हाथ पैर समेट सो रहा है। हाथ के बिने नीली पीली धारी वाले उसके मोजे और वही सतरंगी मफलर कुर्सी पर धरा था जिसका उसके यौवन के कफन के रूप में परिचय पाकर मैं पिछली बार गई थी। एक हाथ में चाय का गिलास और गुड़ पगे मीठे खजूर लेकर वह आई तो मैंने पूछा, किमोली को आज भी छुट्टी दे दी क्या? हाँ आज इतवार है ना, इतवार को मैं उसे पूरे दिन की छुट्टी दे देती हूँ। अपने भतीजे से मिलने बिसर गई है, कल लौट आएगी। अपनी चाय का गिलास लेकर वह फिर मेरे पास बैठ तो गई, पर मुझे लगा वह धीरे धीरे मुझसे दूर खिसकती जा रही है। न अपने प्रत्यावर्तन की कोई कैफियत, न अपने संक्षिप्त विवाहिक जीवन का कोई प्रसंग। मैं जितनी ही बार कुछ पूछने की चेष्टा करती वह उतनी ही बार बड़े चातुर्य से पैतरा बदल एक ना एक बहाना बना कभी कुछ लेने चली जाती, कभी क्रमशः वेगवती बन रही वर्षा की आड़ी तिरछी फुहारों को कमरे के भीतर आने से रोकने के लिए अकारण ही पटापट खिड़कियां बंद करने लगती।
मैं समझ गई अपने जीवन के उस अप्रीतिकर परिच्छेद का पहला पृष्ठ मेरे सम्मुख उजाले में खोलने से वह सकुचा रही है। ठीक है, रात होने पर ही पूछूंगी। शायद रात्रि का अंधकारपूर्ण एकांत उसकी जीवा को मुखर बना दे। मैंने यही किया। रात को वह मेरे पलंग में सामान्य व्यवधान रख पलंग खिसकाकर लेट गई। बत्ती बुझाने का प्रश्न ही नहीं उठा था। उस ग्राम में बिजली दुर्लभ पाहोने से पहले तो आती ही नहीं थी, और आती भी तो उसी तरह से चली जाती, फिर रात भर नहीं आती। वह रात भी ऐसी ही थी। ललिता, मैंने कहा, तू क्या सचमुच ही लौट कर नहीं जाएगी? कहाँ? सब कुछ समझ कर भी वह अनजान बन गई। अपनी ससुराल? नहीं। उसका दृढ़ स्वर रात्रि की निस्तब्धता में हथौड़े सा बज उठा। जानती है जीजा जी क्या कहते थे? तेरी बुआ जब अपनी दनिया गांव की ससुराल जाने को राजी नहीं हुई और बरसों तुम्हारे यहाँ पड़ी रही, तो जीजा जी ने मेरे ही सामने उससे कहा था, कालिंदी, स्कूल ना जाने वाले लड़के और ससुराल ना जाने वाली लड़कियां मुझे बहुत बुरी लगती हैं। तो फिर तू क्यों नहीं जाएगी ससुराल? ऐसे बड़े घर में तेरा विवाह हुआ, राजपुत्र सा वर और राजसी वैभव मिला, और एक तू ही है सिरफिरी कि इस सड़ियल स्कूल में हेडमास्टर नहीं बनी मर खप रही है। वह निरुत्तर रही। आखिर तू भाग क्यों आई? झगड़ा हो गया था क्या? देख ललिता, तेरी अम्मा मेरी आत्मिया ही नहीं, प्रिय सखी भी थी। यदि कहूँ कि आज मैं तेरी मौसी ही नहीं माँ भी हूँ, तब भी नहीं बताएगी क्या? शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। संसार में अब कोई मेरी मदद नहीं कर सकता मौसी, यही समझ लो। अब मैं विधवा हो गई हूँ। उसकी यतन से दबाई पहली सिसकी फिर सहस्र सिसकियों में फूट गई। खिड़की से आती सड़क के लैंप पोस्ट के अस्पष्ट आलोक में भी पलंग पर बैठी उस दुबली पतली लड़की की सिसकियों से कांपती देह को मैं स्पष्ट देख पा रही थी। शायद आज पहली बार वह किसी की उपस्थिति में जी खोलकर रो पा रही थी। मैं जानती थी कि ना कोई उसकी ऐसी सहयोगिनी है, ना कोई आत्मिया जिसके सम्मुख वह अपनी अनकही वेदना का पात्र ऐसे उड़ेल पाई होगी। मैंने उसे जी भरकर रोने दिया। फिर वह स्वयं ही तटस्थ होकर मेरी ओर मुड़ी। तुम पूछ रही हो ना कि मैं क्यों ससुराल कभी नहीं जाऊंगी? वह हंसी। बाहर क्षण भर को चमकी बिजली की क्षणिक कौंध में व्यंग, शोभ और क्रोध से तिर्यक उसके अधरों की अवज्ञापूर्ण स्मित देख मैं अचकचा गई। आवेश से वह ऐसे हाँफ रही थी जैसे पुराने श्वास की रोगिणी हो। मेरी ससुराल है ही कहाँ जो मैं वहां जाऊं मौसी? जब आपसे मिली तब मैं स्वप्नावस्था में थी। सप्ताह में उनकी 2-2 चिट्ठियां आ रही थी। जीवन में कभी किसी ने मुझे प्रेम पत्र तो नहीं लिखा। इसी से किसी रोचक उपन्यास की मोहक धारावाहिक किस्तों से उनके प्रेम पत्रों को मैं सहेज कर रख लेती। 20 बार पढ़ पढ़कर उनकी एक एक पंक्ति, एक एक नवीन प्रेम पगा संबोधन मुझे कंठस्थ हो गया था। फिर जब भी कोई विदेश से आता, उपहारों से वे मुझे लाद देते। घड़ी, परफ्यूम, साड़ियाँ, पर्स, कार्डिगन। यहाँ से कोई जाता तो मैं भी कुछ ना कुछ भेजती रहती। हाथी दांत का सिगरेट केस, चिकन के कुर्ते, पहाड़ी हरी चाय के डिब्बे। एक बार तो मैंने अपने पूरे महीने का वेतन ही उपहार जुटाने में फूंक दिया था। बार बार लिखते, जल्दी ही तुम्हें यहाँ बुलाने की व्यवस्था कर रहा हूँ। जानता हूँ बाबूजी का विच्छोद तुम्हारी कठिन अग्नि परीक्षा सिद्ध होगा, किंतु यही तो है पति की विजय और पिता की पराजय। यहाँ आते ही तुम अपने बाबूजी को भूल जाओगी। मैं निहाल हो जाती। कभी कभी तो अपने सुख से निर्लज बनी मैं बाबूजी के उनके पत्रांश सुनाने लगती। मेरी संभावित विदेश यात्रा के लिए मुझसे भी अधिक अधीर बाबूजी हो उठे थे। चिट्ठी आती तो लाठी पर चिबुक साधे चुपचाप मुझे देखते रहते। चिट्ठी पढ़कर शायद मैं उन्हें कुछ सुखद प्रसंग सुना दूं, ठीक जैसे पालतू अनुशासनबद्ध कुत्ता भोजन ग्रहण कर रहे स्वामी के सम्मुख बैठा आंखों ही आंखों में उद्रक याचना भरे टुकुर टुकुर देखता है कि दयालु स्वामी एक गस्सा तो उसकी ओर फेंकेगा। कभी कभी मुझे बाबूजी पर गुस्सा भी आता। इतनी ही स्वतंत्रता मुझे नहीं है कि मैं पति का प्रेम पत्र एकांत में तो पढ़ लूं। चिट्ठी लंबी होती और मुझे पढ़ने में विलंब होता तो वे बड़े ही अधैर्य से बीच में ही पूछ पड़ते, क्यों, क्या लिख रहा है आज? टिकट भेजा है क्या? मैं कभी कभी उन्हें झिड़क भी देती। ओह, पढ़ने तो दीजिए बाबूजी। आज सी निरहे स्नेही पिता की दी गई वही झड़की मेरे कलेजे में फांस बनकर चुभ रही है। उन्हें क्या टिकट की चिंता अपने लिए थी? उधर मैं कल्पना के पंख लगाकर किसी शून्याकाश में उड़ने लगी थी। आंखें बंद कर देखती, मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट पर मुझे लेने वर्षों से प्रवासी मेरे लोकप्रिय
व्यक्तित्व संपन्न पति के मित्रों की भीड़ जुटी है। उन सब नदियों को, उन अनजान शहरों को जिनका अस्तित्व मेरे लिए आज तक नक्शों तक ही सीमित था, जिनके भौगोलिक नाम नीरस सूत्र में मैं अपनी ना जाने कितनी छात्राओं को रटाते रटाते उबने लगी थी, वही आज मेरी आंखों के सम्मुख सरस सजीव बनकर बिखर रहे थे। मैनचेस्टर, न्यूकासल। फिर देखती मैं वहां से रंगीन पिक्चर पोस्ट कार्ड भेज रही हूँ अपनी अध्यापिकाओं को, छात्राओं को। बाबूजी पूरे गांव में घूम घूम कर इष्ट मित्रों को हमारी रंगीन तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोई भी भारत जा रहा है तो पूरे गांव के लिए विदेशी उपहार भेज रही हूँ। बाबूजी के लिए घड़ी, पटवारी काका के लिए गरम पुलोवर, मौसियों के लिए साड़ियाँ, खिमूली के लिए गरम मोजे, और फिर मेरे वे सारे काल्पनिक सतरंगी सपने आकाश में ही बादलों के फाय से उड़कर विलीन हो गए। वह एकाएक चुप हो गई, फिर स्वयं ही उसने भग्न सूत्र थाम लिया। जब 1 साल बीत गया और उसके पत्रों का आना एकदम ही बंद हो गया तो बाबूजी का अधैर्य उनके रक्तचाप को भयावह रूप से बढ़ गया। तो डाकिये के आने की देर होती तो लाठी टेकते हुए स्वयं डाकखाने पहुंचकर पोस्ट मास्टर से पूछते, क्यों भाई, विदेश से कोई चिट्ठी तो नहीं आई ललिता के नाम? उनकी यही सनक धीरे धीरे पूरे गांव का मजाक बन गई। क्यों हो पांडे जी, दामाद की चिट्ठी आई? कब जा रही है तुम्हारी लल्ली? मेरा खून खौल उठता। मेरे सरल बाबूजी उस तिल मिलाने वाले व्यंग्यपूर्ण प्रश्न भी सामान्य स्नेहपूर्ण जिज्ञासा के ही रूप में ग्रहण कर लेते। और ये आजकल डाक में बहुत गड़बड़ी हो रही है। कल अखबार में था, एक पोस्ट कार्ड इलाहाबाद से 15 वर्ष पहले चक्कर लगाकर अब लखनऊ पहुंचे है। सामर्थ्यहीन पिता की पुत्री जब किसी बड़े घर में ब्याही जाती है तो बिरादरी के अनेक हृदयों पर सांप लौटने लगता है। मुझे बार बार वाल्मीकि रामायण में विभीषण की कही गई रावण की तिलमिला देने वाली पंक्तियां याद हो आती। बिरादरी के लोग ही तो अपनी किसी बिरादरी वाले की दुर्गति देखकर आनंदित होते हैं। मैं बार बार बाबूजी को समझाती, आप क्यों दुनिया भर में कहते फिरते हैं कि आपके दामाद को 20,000 तनख्वाह मिलती है। उसने 5 बेडरूम का मकान खरीद दिया, 2 मोटरें हैं और ललिता शीघ्र ही वहां राज करने जा रही है। तो बेटी, क्या कोई झूठ कहता हूँ? वे अपनी भोले शिशु के से प्रश्न से मुझे चुप करा देते। जब पत्र न आए, पूरे 3 महीने बीत गए तो बाबूजी भी धैर्यच्युत हो गए। बोले, लल्ली, मैंने स्थिर किया है कि दामाद ना बुलाते तो ना सही, मैं तुझे अपने खर्चे से वहां भेजूंगा। नहीं, मैंने कहा, आपके पास है ही क्या जो मुझे आप भेजेंगे? वह क्या काठ गोदाम से अल्मोड़ा तक का टिकट है जो आप चट से खरीद मुझे कुमाऊं मोटर यूनियन की बस में बिठा देंगे? जानते हैं वहां का टिकट कितने का है? हाँ हाँ जानता हूँ, तेरा छोटा मामा क्या वहाँ नहीं है? मैं उसको लिख दूंगा, वह तुझे आकर ले जाएगा। फिर अच्छे ग्रह नक्षत्र की गणना कर उसे भेज देंगे, वही तुझे ससुराल पहुंचा आएगा। मैं उनके साहस को देखकर दंग रह गई। क्या था उनके पास? मात्र 120 रुपये की पेंशन और मेरे विवाह के बाद बची उनकी फंड की क्षीण सीमित राशि कुल 4,000। उसमें से भी 1,000 वे जर्जर छत और मकान के पिछली बरसात में गिर गए वामांग की मरम्मत के लिए निकाल चुके थे। कुछ 2 धोतियां, 2 खद्दर कुर्ते, एक जीर्ण कोट और एक पहाड़ी ऊन के स्वेटर में ही दिन काटने वाले मेरे दरिद्र मितव्ययी बाबूजी मुझे विदेश भेजकर अपने जीवन के बचे कुछ दिन क्या खाकर काटेंगे? मैं आपको 1 पाई भी खर्चने नहीं दूंगी। आप कन्यादान से मुक्त हो चुके हैं। ले जाना होगा तो वही ले जाएगा जिसने अंगूठा थामा है, मैंने दृढ़ता से कहा। नहीं ललती, बाबूजी की आंखों से आंसू छलक आए। मैं क्या तेरा दुख नहीं समझता? 3 ही महीने में तेरी हड्डियां निकल आई हैं, रंग स्याह पड़ गया है, रात भर खांसती रहती है। तू क्या सोचती है मैं सब नहीं देखता? हमारी फैमिली हिस्ट्री तो तुझसे छिपी नहीं है। तेरी माँ को क्षयरोग ले गया, तेरी नानी को, तेरी 3 मौसियों को। आप चिंता ना करें बाबूजी, वह रोग मुझे नहीं ले जाएगा। ऐसे पुण्य कर पृथ्वी पर नहीं आई हूं। शायद मेरी यही बात उन्हें चुभ गई। अर्थात पुण्य कराई होती तो असमय की वह मृत्यु मेरे लिए सुखकर होती। शायद मेरी यही बात अब तक मेरी मन ही मन कौशल से छिपाई गई गहन वेदना को उनके सम्मुख उघाड़ कर रख गई थी। ललिता, वे कहने लगे, तेरी माँ एक कहानी सुनाया करती थी। पहाड़ के एक दरिद्र ग्राम की कन्या थी चिंता। परदेश कमाने गए उसका पति वर्षों तक नहीं लौटा तो वह मायके में ही पड़ी रहती। चिंता बालिका से किशोरी हुई और किशोरी से युवती। एक दिन उसने अपने पति को पत्र में एक कविता लिख भेजी। मेरी हम उम्र हमजोलियां अपने बेटों को खिला रही हैं, मैं किसे खिलाऊं? तेरे हार को? मैं तुझे हार नहीं खेलने दूंगा बेटी।
और फिर उस दिन बाबूजी कमर कस मेरी विदेश यात्रा की तैयारी में जुट गए थे। फंड से क्या होता। नानी सालम में बासमती के 3 खेत मेरे नाम कर गई थी, उन्हें भी बेचना पड़ा। फिर भी भिक्षा पात्र नहीं भरा। अपनी दुर्लभ पुस्तकें बेचने लगे तो मैंने बहुत समझाया, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। रात रात जगकर मेरे दिरागमन की सफल यात्रा के लिए ग्रह नक्षत्रों की गणना की। विदेश स्थित ग्रहों का स्वदेशीय तिथि नक्षत्रों में अंतर निकाला गया। दुर्भाग्य से फ्लाइट बृहस्पतिवार को थी। एक बार बाबूजी गहरे सोच में पड़ गए। गुरुवार को कन्या पितृग्रह से विदा नहीं होती। उमा भी तो गुरुवार ही को दक्ष ग्रह से चली गई थी। सुपारी हल्दी की गांठ मेरे सूटकेस में घर मुझे तिलक लगा। बाबूजी ने एक दिन पहले ही मेरा एयरपोर्ट को प्रस्थान कर दिया। सारी रात मेरे साथ स्वयं भी वहीं बैठे रहे। सच कहती हूँ मौसी, मेरे पैरों से धरती छोड़ी तो कलेजा धड़ाधड़ धड़कता हुआ मुंह को आ रहा था। एक और था अदम्य उत्साह, दूसरी और उतनी ही उदर्ग व्यग्रता। कहीं कोई लेने नहीं आए तब, और फिर जब उनसे मिलूंगी मुझे अचानक सामने खड़ी देखकर वे क्या सोचेंगे? क्या मेरा निर्लज अभिसारिका का रूप उन्हें मोह पाएगा? मेरा दुस्साहस से अभिभूत हो वे मुझे बाहों में भर लेंगे या अवमानना से दूर पटक देंगे। हो सकता है बेचारे स्वयं ही बीमार हो और हमें चिंता होगी जानकर वे कुछ लिखा ही ना हो। जब राम राम कर लंदन पहुंची तो अनेक दुश्चिंताओं से मेरा हृदय उद्वेलित हो रहा था। हीथ्रो एयरपोर्ट के बारे में स्वयं उन्हीं से अनेक बातें सुनी थी। वहां पहुंचने पर एंट्री परमिट दिखाना पड़ता है। भारतीयों को वहां जानबूझकर ही अपदस्थ किया जाता है। मैं तुम्हें अकेली थोड़े ना आने दूंगा, तुम तो बौरा जाओगी, मैं स्वयं आऊंगा तुम्हें लिवाने, उन्होंने जाने से पहले कहा था। मेरे पास तो कुछ नहीं था, ना एंट्री परमिट, ना किसी के नाम का परिचय पत्र। आने के उत्साह में मैं मामा का पता लाना भी भूल गई थी। सरल अनुभवहीन पिता की उंगली पकड़कर ही मैं पहली बार दिल्ली आई थी। उस विराट हवाई विश्राम स्थली को देख मुझे लगा सहसा पिता की उंगली मेरी पकड़ से छूट गई है और मैं किसी मेले की अंतहीन भीड़ के रेले में खो गई। मामा का चेहरा मुझे ठीक ही याद था, किंतु उस अनचिने अनजाने परिवेश में उन्हें नहीं पहचान पाई। वैसे बाबूजी ने उन्हें यह भी लिख दिया था कि मैं किस रंग की साड़ी पहनकर एयरपोर्ट पर उतरूंगी। यही नहीं, मेरा एक ताजा चित्र भी खिंचवाकर उन्हें भेज दिया था। मैंने उद्भ्रांत दृष्टि से इधर उधर देखा। ना जाने कितने काउंटर थे और कैसी श्वेतांगी भीड़। एक पल को ठगी सी देखती रही। आप क्या पहली बार यहाँ आई हैं? पीछे से एक मृदु कंठ स्वर ने जैसे मेरा कंधा थपथपा दिया। मैंने मुड़कर देखा। चेचक के दागों से बुरी तरह नुचा कुचा चेहरा, त्रुटिहीन साहबी वेशभूषा, हाथ में एक बैग लिए वह नाटे कद का व्यक्ति मुझे बड़ी सहानुभूति से देख रहा था। ऐसा स्यारा कि मुझे पहले लगा कि वह निग्रो है। मेरी हतप्रभ दृष्टि देख उसने इस बार और भी विनम्र स्वर से अपनी विशुद्ध हिंदी में पूछा, आप शायद किसी को ढूंढ रही हैं, पर लेने आने वाले व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकते। यहाँ की औपचारिकता पूरी करने होने पर ही आप बाहर जा पाएंगे, वहीं वे आपको मिलेंगे। आपको उस काउंटर पर जाना है। उसने एक काउंटर की ओर उंगली दिखाई। जिस काउंटर पर मैं जाकर खड़ी हुई वहां एक ऊंची युवती अपनी कठोर मुख मुद्रा से अनुभवहीन आगंतुकों को सहमाती सबके पासपोर्ट उलट पुलट कर देख रही थी। मेरी सहमी आकृति और डरी डरी आंखें देखते ही वह शायद समझ गई कि मैं पहली बार लंदन आई हूँ। यहाँ क्या करने आई हैं? वह भी संक्षिप्त अवधि के लिए किसी आत्मीय के पास आई है क्या? लैंडिंग परमिट कहाँ है? एक साथ अनेक कठोर प्रश्नों की मशीन गनी बौछार ने मेरी वाणी हर ली। मैं उनसे कहना चाह रही थी कि जिस आत्मीय के पास आई हूँ, हमारे देश में नारी का उससे घनिष्ठ आत्मीय और कोई नहीं होता। मैं अपने पति के पास आई हूँ, केवल विदेश भ्रमण के लिए। वहाँ नौकरी करती हूँ, लौटना है, इसी से अवधि संक्षिप्त है। मेरा 2 टूक उत्तर उसकी कठोर मुख मुद्रा को देखते ही देखते मनोहारी स्मित से सवार गया। मैं उसके देश में बसकर अवांछित भारतीय भीड़ का रेला बढ़ाने नहीं आई। जानकर वह आश्वस्त हो गई और मैं उस चक्रव्यूह से बेदाग निकल आई। एक व्यर्थ आशंका से मेरा हृदय फिर धड़क उठा। क्या पता मामा ने उन्हें भी सूचित कर दिया हो और वे मुझे लेने आए हो। इन्हीं मामा से हमारा संबंध एक प्रकार से विच्छिन्न ही हो चुका था। उस स्वार्थपरक देश में जाकर जो मृत्युशैया पर पड़ी चीर दारिद्र्य से जूझती अपनी जननी को देखने भी नहीं आया था, उस मामा से हमारी सहानुभूति हो भी कैसे सकती थी। फिर उन्होंने धर्मभीरू बाबूजी की दृष्टि से एक अक्षम्य अपराध भी तो किया था। पूर्व विवाहिता 3 पुत्रियों की
एक विदेशिनी प्रौढ़ा जननी से विवाह कर उन्होंने स्वयं भी हमसे मुंह मोड़ लिया था। अचानक मेरी दृष्टि मामा पर पड़ी। मुझे देखते ही वे तेजी से आगे बढ़े और मेरे हाथ से सूटकेस लेकर बोले, मैंने तो तुझे दूर से ही पहचान लिया था। एक पल को लगा हाथ में सूटकेस लिए हीरा दीदी चली आ रही है। मामा की साहबी वेशभूषा, शरीर से आती मधुर सुगंध और स्वस्थ दगदगाते चेहरे को देख मैंने कहा, मामा तुमने तो मुझे पहचान लिया, पर तुम आगे न बढ़ते तो शायद मैं तुम्हें नहीं पहचानती। तुम तो एकदम अंग्रेज लग रहे हो। हाँ हाँ, मामा का अहंकारी स्वर मुझे अच्छा नहीं लगा। और तो और यहाँ भी सब मुझे इटालियन या स्पेनिश ही समझते हैं। बाहर निकलते ही मामा ने सूटकेस मुझे थमाकर कहा, तू यहाँ खड़ी रहे, मैं कार ले आऊं। पहाड़ी चीते सी छलांग लगाती मामा की कार आई और उसका चमकता कलेवर देख मुझे उसमें बैठने में भी संकोच हुआ। रोडवेज की बसों को छोड़ के आज तक मैं किसी कार में भी बैठी थी। तेरी मामी तुझे देखकर बहुत खुश होंगी, मामा ने कहा तो एक क्षण को मैं चकरा गई। मामी? मामी कहाँ से आ गई यहाँ जो मुझे देखकर खुश होंगी? यह प्रिय संबोधन जिसके साथ ही मेरी ननिहाल की अनेक मधुर स्मृतियां जुड़ी थी। विदेश की उस वीरानी में सहसा मामी का नाम सुन मैं एक पल को चौंक गई। फिर समझ गई कि किसी अनजान विदेशिनी के नाम के साथ उस रिश्ते को स्वीकार करने में मेरा अबाध चित्त विद्रोह कर उठा। मन ही मन मैंने निर्णय कर लिया, उसे मामी कभी नहीं कहूंगी, कभी नहीं। मामी तो मेरी एक ही है। मामा फिर वही की कुशल पूछने लगे, अला कैसे हैं, फला कैसे हैं। मैं जिसकी कुशल पूछना चाहकर भी नहीं पूछ पा रही थी, उसका उल्लेख क्या मामा जानबूझकर नहीं कर रहे थे। मामा का घर एयरपोर्ट से बहुत दूर था। चिकनी स्वच्छ सड़क पर राजसी गाड़ी जल में मछली सी फिसल रही थी। हम पहुंचे तो मामा के लाल रंग की छत वाले कॉटेज को देख मुझे लगा जैसे नैनीताल के किसी बंगले के बाहर खड़ी हूं। छोटे से बाग में हवा से झूमते हरे नीले पुष्प, फल भर से गदराई से बाड़ू के वृक्षों की नतमुखी टहनियां, हृदयाकार जलाशय में खिले कमलों के बीच तैरती रंगीन मछलियां और मखमली दूब। तेरी मामी को बागवानी का बेहद शौक है, मामा ने कहा और द्वार की घंटी बजाई। मधुर टंग टंग के साथ दूसरे ही क्षण द्वार खोलकर अपनी मांसल भुजाएं फैला मुझे आलिंगनबद्ध करने मेरी विदेशिनी मामी खड़ी थी। मेद बहुल शरीर की स्वामिनी, गुरु नितंबिनी, उस मामी को देख मैं उस प्रसारित बाहुपाश के बंधन में अपने को समर्पित भी नहीं कर पाई। देहातिन गवार सी खड़ी ही रही। उसी ने बढ़कर मुझे बाहों में भींचा। मेरे दोनों कपोलों पर स्नेहपूर्ण चुंबन के 2 अंगारे दागे और बाहों ही में भर मुझे भीतर खींच ले गई। उस वात्सल्य पगे आलिंगन का प्रत्युत्तर मैं उसी प्रगाढ़ उष्णता से नहीं दे पाई, और देती भी कैसे। 8 ही दिन पूर्व तो मैं मामी से विदा लेने ननिहाल गई थी। दिन भर चूल्हे के पास बैठी बेचारी मामी मेरे लिए पकवान बनाती रही। सोच रही थी कि क्या क्या खिला दूं इसे। चलने लगी तो काट के संकरे द्वार पर उसने मुझे बाहों में कसकर भींच लिया। अरे दुश्मनों के देश में जा रही है ललती, पता नहीं कब लौटेगी वहां से। मुझे कड़कड़ अंगवाल में बांधे अश्रुपूरी ताकों से विदा दे रही छोटी मामी जैसे आंखों के सामने खड़ी हो गई। बड़ी और मछली मामी का चेहरा जहां मुझे देखते ही लटक जाता, वहीं पर छोटी मामी मुझे देखकर गुलगुल हो जाती। अपनी दोनों कठोर कलह प्रिया जेठानियों की गृहस्थी में वह बेचारी नौकरानी सी खटती रहती, फिर भी एक शब्द नहीं कहती, और कहती भी तो किसे, मायका भी तो ढंग का होता वहीं चली जाती। बड़ी मामी कहती, यहाँ अपना ही खर्चा पूरा नहीं पड़ता, सब कुछ ही तो करना पड़ता है। जाड़ा आता है तो सबके लिए गर्म कपड़े, रजाई, कंबल। उस पर छोटे लल्ला ने तो आंखें ही बंद कर ली। अरे कभी खुद खर्चा ही भेज देते इसके नाम पर। मझली मामी धुनीती मुंह से कुछ नहीं कहती, किंतु छोटी मामी का कैसे उपद्रव करती है मैं देख चुकी हूँ। झाड़ू लगाना, गाय भैंस के गोठ को बुहार, गोबर निकालना, दूध धोना, घर भर के लिए चाय बनाना, सब कुछ छोटी मामी के ही जिम्मे था। उस पर अशक्त पंगु सास को बिस्तर पर ही टट्टी पेशाब कराना और फिर वहीं गीले कपड़े से उसका बदन पोंछ उनके जब की सामग्री जुटाना, यह भी छोटी मामी ही करती थी। कपड़े धोने बैठती तो जानबूझकर मझली मामी धुले कपड़े भी मैले कपड़ों में मिला जाती। ननिहाल की तीनों बहुओं में वही जो सबसे सुंदर थी। कभी उसे ढंग का कपड़ा पहनने को नहीं मिला, फिर भी दोनों मामियों के चेहरों पर झाड़ फेर देती। इसी से ईर्ष्या कातर दोनों जेठानियां उस पर दिन रात कहर बरसाती। मेरा आना उसे बहुत अच्छा लगता। मेरी साड़ियों में से 1-2 मैं उसे चुरा छिपा कर दे भी आती, पर मामी जैसे समय से पहले ही बुढ़ा गई थी। न उसे पहनने उड़ने का शौक रह गया, न खाने पीने का। मायके में एक ही भाई बचा था, वह भी बुद्ध पागल।
एक बार उसे भाई दूज का टीका करने गई तो उसने रात ही को मामी को कूट कूट सड़क पर डाल दिया था। एक अपनी छात्रा से सुना कि वह बेहोश सड़क पर पड़ी रही। मैं ही भागकर उसे अपने यहाँ लिवा लाई थी। हल्दी चूना लगाकर मैंने कहा, मामी अब तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे ही पास रहोगी। कैसे रह सकती हूँ ललती, तू आज नहीं तो कल एक न एक दिन ससुराल जाएगी ही, फिर मैं क्या अकेले नंदोई के साथ यहाँ रह सकती हूँ? भले ही उसके शरीर से इस विदेशिनी मामी के से शरीर की महमह सुगंध न आती हो, उसकी वही गोबर पिरुल मिश्रित सुगंध मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मामा की दोनों पुत्रियां कहीं निकल गई थीं। छोटी एक हाई मारकर टीवी में चिपक गई और उस बर्फीली औपचारिकता से कुछ ही घंटों में मेरा दम घुटने लगा। शाम हुई तो मैंने डरते डरते कहा, मामा मामा मुझे वहां कब तक पहुंचा दोगे? कहाँ? मामा ने शायद जानबूझकर ही छेड़ा। मैं लाल पड़ गई। देख ललिता, मामा बोले, यहाँ से वह जगह 50 किलोमीटर की दूरी पर है। आज आराम कर ले, कल सुबह तुझे पहुंचा दूंगा। और एक बात बता, यह विवाह क्या तूने अपने मन से किया था या जीजा जी ने रिश्ता ढूंढा? बाबूजी ने। मैंने सिर झुका लिया। आश्चर्य होता उन्होंने मुझसे एक बार कुछ पूछना भी उचित नहीं समझा। मैं तो समझ गया था कि मामला कुछ गड़बड़ है। नहीं तो जीजा जी तेरे आने की सूचना दामाद को न देकर मुझे क्यों देते? उसने तुझे बुलाया है क्या? टिकट भेजा था यहाँ से? नहीं, मैंने सिर हिलाया। और तू बिना बुलाए इतनी दूर आ गई? मेरी गीली आंखें शायद उन्होंने देख ली थी। एकाएक उनका खींचा झुंझलाया स्वर नरम हो उठा। एक बात तुझे समझा दूं ललिता, यह देश स्वार्थ परकों का देश है। यहाँ जैसे भारत की रेजगारी नहीं बुनती, वैसे ही वहाँ के संस्कारों की रेजगारी हम नहीं बुना सकते। तेरी शादी को अब 1 वर्ष होने को है। चाहने पर वह दूसरे ही महीने तुझे यहाँ बुला सकता था। तू यदि यह सोच रही है कि वह तुझे वैसा ही मिलेगा जैसा भारत में था, तो यू आर सैडली मिस्टेकन। अब भी यदि कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो यह मत सोचना कि विदेश में तेरा कोई नहीं है। रक्त मांस की डोर सहज नहीं टूटती ललिता। मामा के उस अंतिम वाक्य ने मुझे चौंका दिया। तब क्या मामा को अपने किए का पश्चाताप होने लगा था? क्या अपनी अपाप विध पत्नी के प्रति किया गया अन्याय उन्हें विगलित करने लगा था? क्या इस विलास के समस्त साधनों से परिपूर्ण ग्रह की कृत्रिम सज्जा से धधकती बिजली के बनावटी अग्निस्तूप में उन्हें उस नीची ढालू छत के अपने ग्राम के उस पहाड़ी मकान की याद आ रही थी, जहां शीशम के द्वारों पर बनी काठ के द्वारपालों की मूर्तियों की अवनत मूछों पर बाज के झजकते कोयले और ढीठों की आज सदा सदा के लिए अपनी सुवासित धूम्र कुंडली की मोहक सुगंध छोड़ गई थी। क्या अपने इस मस्क आफ्टर शेव लोशन से मिलती जुलती नानी की उस हिरण की खाल मड़े पिटारी की सुगंध से उनके नथुने नहीं फड़क रहे थे, जिसमें घर भर के गर्म कपड़े बंद रहते थे, जिन्हें निकालते ही पूरे कमरे में कस्तूरी के बीड़ों की सुवास महकने लगती। अपने इन नकली विदेशी गलीचों को देख क्या उन्हें मेरे ननिहाल के उन तिब्बती गलीचों की याद आ रही थी, जिन्हें हरे पीले गुलाबी चटक रंगों की धुमिल पर बिनाई को हम उनके साथ बर्फ की पहली फुहारों से पीट पीट कर फिर से उज्जवल करते थे? क्या मेरी सुंदरी छोटी मामी को सचमुच ऐसी हृदयहीनता से भूल गए? एक बार एकांत में भी उन्होंने मुझसे उनके बारे में कुछ नहीं पूछा। वह मामी जो छूने से भी मैली होती थी, वह मामी जिसे देखकर लगता था कि अभी उसके दूध के दांत भी नहीं टूटे, वह मामी जिसके कभी पान न खाने पर भी दोनों होठ टुक टुक लाल रहते। जब उसे मामा के विवाह का समाचार मिला तो वह पागल सी हो गई थी। ना किसी से बोलती, ना हंसती, ना कहीं जाती। नानी मृत्युशैया पर पड़ी थी। उनके लिए एक ऐसा आघात सिद्ध हुआ कि वे फिर उठ ही नहीं पाई। सब जानते थे कि छोटे मामा में ही उनके प्राण अटके हैं। छोटी मामी अब उनके सिरहाने से एक पल को भी नहीं हटती। मृत्यु के एक दिन पहले मैं भी पहुंच गई थी। मुझे देखते ही नानी ने व्यग्र होकर मेरा हाथ पकड़ लिया। तू आ गई ललती, देख आज ही अपने छोटे मामा को चिट्ठी लिख दे। अब आगे से कहना मैं मरूं तो मुझे पिंड ना दे। पर वहां पिंड देने आ ही कौन रहा था? नानी की मृत्यु के बाद छोटी मामी की स्थिति और दयनीय हो उठी थी। एक बार जी में आया कहूं, मामा तुमने मामी के साथ बहुत अन्याय किया। कुछ खर्चा तो उन्हें भेज ही सकते थे, पर जितनी ही बार कुछ कहने की चेष्टा करती, सिंहिका सी विदेशी मामी उनका माया ग्रास मुंह में भर लेती। क्या वह जानती थी कि छोटे मामा ने ऐसे अक्षम्य अपराध किया है? क्या सौत के अस्तित्व से उसका परिचय था? पर ना मैं उससे कुछ कह पाई, न मामा से। दूसरे दिन मामा ने चलने को कहा और मैं सूटकेस लेकर तैयार हो गई तो मामा कहने लगी, मेरा कहना मान तो एक बैग लेकर ही चल। सब ठीक रहा तो मैं तेरा सूटकेस कल पहुंचा दूंगा।
क्यों? मैंने शंकित दृष्टि से उन्हें कहा। अच्छा अच्छा चल ठीक है, पर देख मैं बाहर से ही लौट जाऊंगा। तेरे पति से मैं एक बार उलझ चुका हूँ। उसने अपमानित कर ही मुझे एक बार घर से निकाल दिया, दूसरी बार मैं उससे मिलना नहीं चाहता। एक भयावह संभावना मुझे कपा गई। तब क्या मामा उन्हें जानते थे? क्या मेरे पति के अतीत का कोई रहस्यमय प्रकरण मामा पढ़ चुके थे? जी में आया मामा को झकझोर डालो। मामा क्या उनके प्रवासी जीवन के किसी प्रच्छन्न रहस्य की अभिज्ञता से ही तुम्हें इस संशय में डाल रही है कि मैं वहां जाकर उल्टे पांव लौट आऊंगी? बाबूजी ने मामा ही को तो एक बार लिखा था कि तुम जाकर पता लगाना कि क्यों वह ललिता को अपने पास बुलाने में जानबूझकर ऐसा ढिलाव कर रहा है। पर यह भी मामा का कैसा अन्याय था कि कुछ देख भी लिया था तो हमें लिख तो सकते थे, पर दूसरे ही क्षण मुझे अविवेकी मूर्ख चित्त ने स्वयं अपने को दिलासा दिया। जिस व्यक्ति ने स्वयं मुझे पसंद किया था और 4 ही दिन में विवाह संपन्न कराने की जिद पकड़ ली थी, जिसके व्यवहार, जिसके पत्र और जिसके बार बार मुझे अपने पास बुलाए जाने के आश्वासनों ने एक पल को भी मुझे कभी अभिनय का पुट नहीं दिखा, वह मुझे अब किस छलना के विवर्त में भटका सकता था? चलिए मामा, मैंने दृढ़ स्वर में कहा। वे एक बार फिर कुछ कहने को उद्यत हुए, पर फिर न जाने क्या सोचकर कार में बैठे। मेरे लिए दरवाजा खोल दिया। मार्ग भर वे एक शब्द भी नहीं बोले। आज सोचती हूँ उस सुदीर्घ अवकाश का सुअवसर पाकर भी मैं क्यों उनसे कुछ पूछ नहीं पाई, क्यों मैंने छोटी मामी के पक्ष में दी गई सशक्त दलीलों से उन्हें विचलित नहीं कर दिया। पति गृह की अनजान परिधि में ही उतार कर वे बोले, वह तीसरी बड़ी सी इमारत देख रही है ना, वह मेरा क्लब है। मैं 8 बजे तक तेरी प्रतीक्षा करूंगा, अभी 5 बजे हैं। मैंने अपने सारे प्रश्न अपने ही कंठ में गुटक लिए। मुझे छोड़कर मामा बाहर ही से जाने लगे तो मैंने डरते डरते पूछा, अंदर नहीं आओगे मामा? नहीं, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, पर मैं तेरे लिए 8 बजे तक रुका रहूंगा। तुम चले जाओ मामा। मेरा स्वर खीस से तीखा उठा। मैं क्या अब तुम्हारे साथ लौटूंगी? एक विषाक्त दृष्टि मेरी ओर डालकर मामा ने फिर जिद दोहराई, नहीं, मैं तेरी प्रतीक्षा करूंगा। मैं जिस सांघातिक अपमान को झेलने पति गृह की घंटी बजा स्वयं अपने दुर्भाग्य को न्योता दे रही थी, वह मामा शायद जान गए थे। पहले किसी ने प्रत्युत्तर नहीं दिया। मैंने दोबारा बटन दबाया और भीतर से तीखे नारी कंठ का चिड़चिड़ा स्वर आया, कौन? मैं अपना नाम किस नाम से परिचय दूं सोच ही रही थी कि द्वार खुल गया। मेरे सम्मुख एक श्वेत सना युवती खड़ी थी। साधारण लंबोतरा चेहरा, सफेद स्कर्ट, वैसा ही कार्डिगन, अधरों पर गहरी लालिमा, सुनहले केश, गहन नीली आंखें और तोते सी किंचित मुड़ी नाक। सूर्य समुद्र में कब की डुबकी लगा चुका था, पर दिन अभी भी शेष था। जितने ही आश्चर्य से मैं उसे देख रही थी, उतने ही अचरज से वह मुझे घूर रही थी। किससे मिलना है? मेरे पति से? जी नहीं। मैं अपने वह वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि वह मुझे भीतर खींचकर ले गई। बड़े संभ्रम से उसने मेरे हाथ का सूटकेस थाम लिया। कमरा इतना प्रशस्त था कि एक साथ 10-12 लोग भी आ जाए तो भीड़ न लगे। एक कुर्सी पर एक बूढ़ा अंग्रेज बैठा था। मेरे पिता, उसने परिचय दिया। साथ ही उसके पिता संभ्रम उठकर ऐसी आत्मीयता से मेरा हाथ पकड़कर हिलाने लगे जैसे मैं कोई अनजान अतिथि न होकर उनकी पूर्व परिचिता निकटस्थ आत्मीय हूँ। मेरे पति बाहर कहीं अभी आते ही होंगे। आप भारत से आई हैं? उसने मेरे सूटकेस को ऐसी दृष्टि से देखा जैसे समझ गई हो मैं वहां रहने आई हूँ। एक पल को उस चेहरे की कमनीयता, उसी अभिज्ञता ने विलुप्त कर दी। आपने अपने आने की कोई सूचना नहीं दी? क्षमा कीजिएगा, पर क्या मेरे पति की कोई निकटस्थ आत्मीय है? मेरी अपदस्थता शायद उसने भाप ली और उसी क्षण अपनी चतुर जाति और जन्मजात शिष्टाचारिता का पासा फेंक हंसकर बोली, आश्चर्य है कि आज तक सुदृढ़ ने मुझे तुम जैसी सुंदर आत्मीय की चर्चा भी नहीं की। फिर बाल सुलभ कौतूहल से उसने अनजाने ही मेरे आगे आ गई चोटी को हाथ में लेकर पूछा, क्षमा कीजिएगा, क्या ये आपके असली बाल है? कभी प्रशंसापूर्ण दृष्टि से वह मेरी चोटी, कभी साड़ी के आंचल और कभी कमर में घुसे चांदी के चाबी के गुच्छे को देखने लगती। मामा ने कहीं गलती से किसी दूसरे ग्रह में तो नहीं भेज दिया? क्षमा करें, मैंने साहस करके पूछ लिया। यहाँ सहसा घंटी बजी और मेरे अधूरे प्रश्न को अधूरा ही छोड़ वह उड़ गई। सुधीर, देखो तुम्हारी अतिथि कब से तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठी है। मुझे देखते ही सुधीर का चेहरा फक्र पड़ गया। मैं आज शब्दों में उस सफेद चेहरे को नहीं बांध सकती, पर मुझे एक पल को लगा उसके रक्त शून्य चेहरे की आंखें मुर्दे की स्थिर आंखें बन गई।
फिर एक पल में उसने जन्मजात अभिनेता की भांति बड़े लाड़ से लपककर दोनों हाथ थाम लिए। उस स्पर्श के साथ ही अब तक अवचेतन में कोई सहस्र रस सिक्त स्मृतियों ने मेरा सर्वांग सिरा दिया। मुझे लगा उसने मेरे दोनों हाथ ही नहीं थामे, मुझे गोद में उठाकर तेजी से चक्राकार घुमा, मुझे फिर जमीन पर छोड़ दिया। फिलिस, यह मेरे सगे चाचा की लड़की है। क्यों तुमने लिखा भी नहीं? तुम आ रही हो? अंग्रेजी ही में वह मुझसे व्यर्थ मिथ्या कैफियत मांगते जा रहे थे। मीट माई कजन डैडी, वह कुर्सी पर बैठे वृद्ध की ओर मुड़ा। एक पल को एयरपोर्ट पर खड़े अपने वृद्ध पिता की दुर्बल देह की स्मृति मुझे पगला गई। मुझे विदा दे रहा दूर से हिलता उनका दुबला हाथ फिर किसी शून्य अंतरिक्ष में हिलता हुआ विहल कर उठा। मेरे तमतमाए चेहरे को देखकर एक क्षण को वह अप्रस्तुत हुआ, फिर उसी निर्लज स्वाभाविकता के साथ बोला, फिलिस तुम चाय बना लाओ, बेचारी थक गई होगी, मैं तब तक अखबार ले आऊं। आप भी चलेंगे डैडी? अब मुझे लगता है वह मुझे जानबूझकर ही अकेली छोड़ गया था, जिससे सब कुछ देख सुन मैं सुअवसर पाते ही भाग निकलूं। मेरे पति के ऐसे घर आए अतिथि को छोड़ अखबार लेने चले जाने को बुरा ना मानना। फिलिस ने बड़े दुलार से मेरा हाथ थाम कर कहा। डैडी के साथ ठीक इसी समय अखबार लाने का उसका नियम सा बन गया। तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। मुझे जैसे किसी ने कील से जमीन में गाड़ दिया। शरीर के साथ साथ शायद मेरा दिमाग भी अवश हो गया। हाथ में ट्रे लेकर वह फिर मुस्कुराकर कहने लगी, सुधीर स्वभाव का ऐसा फक्कड़ है कि डैडी उसे इंडियन फकीर कहकर पुकारते हैं। उसे इंडियन फकीर के फक्कड़ स्वभाव की अलमस्ती का क्या मैं यथेष्ट परिचय नहीं पा चुकी? और शायद ठीक ही नाम धरा था फिलिस के डैडी ने। सांप और फकीर का क्या एक घर होता है? तुम अगर बुरा ना मानो तो मैं अधूरे सूप को पूरा कराऊं? मैंने सिर हिला दिया। उस अधूरे सूप ने ही मुझे उबार लिया। मुझे फिर अपना निर्णय लेने एक पल का भी विलंब नहीं हुआ। सूटकेस थामकर मैं चुपचाप बाहर निकल आई। वह अपना इतना बड़ा अपमान लेकर मैं मामा के पास तो नहीं जाऊंगी। कैसी मूर्ख हो तुम! यहीं पर मैंने उस शांत सहिष्णु ललिता को झकझोर कर रख दिया। इतने बड़े अन्याय को तुमने चुपचाप सह लिया। करती क्या मौसी? उसका उत्तर मुझे निरुत्तर कर गया। उस अनजान बस्ती में एक भद्दा नाटक ही तो प्रस्तुत कर सकती थी। किस गवाह को मैं खड़ा कर सकती थी? क्या प्रमाण दे सकती थी कि मैं उसकी पत्नी हूँ? कौन विश्वास करता मेरी बातों का? और फिर मान लीजिए मैं चीख चिल्लाकर प्रमाण जुटा कानूनी बेसाखियां टेक अपने पति को पा भी लेती, तो वह क्षण मेरी विजय का, मेरे सुख का क्षण होता। पर ऐसे बेहया अन्यायी को तुमने दंड दिए बिना ही छोड़ दिया। यह अपराध क्या उसके अपराध से कुछ कम है? मेरा दृढ़ विश्वास है मौसी, दंड हम नहीं स्वयं विधाता देता है। एक ना एक दिन इच्छाकृत अपराध का दंड अवश्य मिल सकता है। तुम्हारे मामा ने तुम्हारी मदद नहीं की? मदद मैंने मांगी ही कब थी? बेचारे ना जाने कब तक क्लब में बैठे मेरी प्रतीक्षा करते रहे होंगे। पागलों की भांति मैं तेजी से चलती ना जाने कितने मोड़ पार कर गई, और अचानक भाग्य ने ही शायद मुझे उस उदार व्यक्ति से टकरा दिया। हाय बेबी कहकर मेरा मार्ग अवरुद्ध कर खड़ा हो गया। मैं कांप गई। दैत्याकार निगरों का स्याह रंग, मोटे अधरों की विचित्र गढ़न, घुंघराले घने केशों का टोप की आकृति में बना छटाव देख सहम कर कन्नी काटने की व्यर्थ चेष्टा की। नो नो कहता हुआ फिर हंसा। समथिंग रॉन्ग बेबी? 2 दिन पहले मामा से इस बदनाम बस्ती की कितनी ही कहानियां सुनी थी। लंदन में अकेली मत निकलना, विशेषकर इन बस्तियों में। उन्होंने मुझे जो कुछ नाम गिनवाए थे उसी में से उस दिन कांपता कलेजा लिए भटक रही थी। उस पर मामा ने मुझे इन्हीं कृष्ण भुजंग वर्णी चेहरों के प्रति सचेत रहने की सीख भी दी थी। वह फिर पूछने लगा, क्या बात है बेबी, इतनी डरी क्यों लग रही हो? मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। जीभ तालू से सट गई। कहाँ जाना था क्या मैं जानती थी? चलो मेरे साथ, डरो नहीं। फिर उसने बड़ी दुष्टता से एक आंख बीचकर मुझे आश्वस्त करने की चेष्टा की। आई एम नॉट अ बैड मैन बेबी। अब जब अकेली पड़ी रहती हूँ तो उस दिन की याद कपकपी होने लगती है। आश्चर्य होता है कि दिन रात अपनी छात्राओं को कभी किसी अनजान व्यक्ति के साथ ना जाने की सीख देने वाली कैसे उस अपरिचित हफ्शी के साथ चुपचाप चली गई। वह मेरे साथ कुछ भी तो कर सकता था, पर मैं किसी मंत्रपूर्ण डोर से बंधी उसके पीछे पीछे चलने लगी। उसकी लंबी लंबी टांगों के साथ चलने में मुझे एक प्रकार से दौड़ ही लगानी पड़ी। स्टेशन पहुंचकर उसी ने टिकट खरीदा। सर्द हवा में कांपती मैं उस अज्ञात व्यक्ति के साथ ट्यूब में बैठी। तीर की तेजी से ट्रेन चली तो मुझे लगा मैं हवा में तैर रही हूँ। एक बार बरेली गई थी गृह विज्ञान की परीक्षा लेने। जीतकर साथ की अध्यापिकाएं मुझे एक अंग्रेजी फिल्म देखने खींच ले गई। मेरे जीवन की वह पहली अंग्रेजी फिल्म थी।
उसमें एक ऐसा दृश्य था जब एक निग्रो एक युवती को ऐसे ही भला फुसलाकर पाताल रेल यात्रा के बीच उसकी हत्या कर भाग जाता है। पकड़े जाने पर वह अदालत में कहता है कि वह एक नहीं अनेक युवतियों की हत्या कर चुका है। उनका सर्वनाश कर उनकी हत्या करने में ही उसे परमानंद आता है। जो नारी एक बार मेरी हो चुकी वह किसी अन्य की ना हो। ऐसी निर्लज्ज बातें के बाद वह अदालत में ठठाकर हंसता है। वह विभत्स हंसी मुझे कई रातों तक सोने नहीं देती। मुझे लगा अंग्रेजी फिल्म का वही हत्यारा आज मुझसे सटकर बैठा है, वैसी योजना तो नहीं बना रहा। मैं बैठी थर थर कांप रही थी। केवल एक कार्डिगन और शॉल में मुझे ठक ठक कांपती देख उसने बड़ी सहानुभूति से बोला, फीलिंग कोल्ड बेबी, और फिर बिना मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए अपना लंबा कोट खोलकर मेरे कंधों पर लपेट दिया। फिर मुझे अपनी दीर्घ बाहों के घेरे अपनी सिलसी चौड़ी छाती के पास सटा लिया। अपने कोट के साथ साथ उसने शरीर की गर्माहट मुझ तक पहुंचाकर भी उसे संतोष नहीं हुआ। किसी पुराने वट वृक्ष की जटिल जटाओं जैसी लंबी पश्मी डालियों वाले गुलबंद को मेरी गर्दन पर लपेट कर बोला, घर चलकर गर्म कॉफी पिलाएंगे तुम्हें। तुम हिंदुस्तानी तो बहुत चाय पीता ना। गंतव्य स्टेशन आने पर बिजली की गति से खुलते बंद होते ट्यूब द्वारों से उसने मुझे तेजी से निकाल लिया। तब उसकी दृष्टि मेरी चप्पलों पर पड़ी। बिना जूते मोजे के तुम इतनी दूर चली कैसे? आई एम सो सॉरी। मैं जानता तो तुम्हें इतनी तेजी से ना दौड़ाता, तुम्हें गोद में उठा लेता बेबी, तुम तो बहुत हल्की हो। हंसकर उसने फिर अपनी ग्रीवा बंकिम की पुअर चाइल्ड बड़बड़ाता मुझे एक बार फिर अपनी बाहों के घेरे में बांधे कंधे से सटाकर चलने लगा। उसके साथ कई अंधी गलियों को पार कर मैं वृद्ध की हिलती दंत पंक्ति सी जिन खिड़कियों के नीचे खड़ी हुई उसे लगा मैं एक बार फिर भारत पहुंच गई। बहुत वर्ष पहले एक बार नानी के साथ उनके भाई के यहाँ कानपुर गई थी। उसी ईदगाह की संगरी सुरंग गलियों से घिरे क्या उसी स्लम में पहुंच गई थी। यहाँ ना कोई घंटी थी ना नेम प्लेट। मॉम, उसने द्वार खटखटाया और खट से बिजली चली। मोमबत्ती के से उस मरियल आलोक से शायद दिए की लौ अधिक प्रकाश देती। कौन? आर्थर। बुढ़िया ने द्वार खोला और खड़ी हो गई। मॉम, यह बेचारी मुझे सड़क पर रोती भागती मिली, मैं साथ ले आया। बहुत अच्छा किया आर्थर, आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें गर्म चाय पिलाती हूँ, सारी थकान दूर हो जाएगी। वह मुड़ी, तब मैंने देखा कि वह अंधी है। आर्थर ने बढ़कर उससे मोमबत्ती अपने एक हाथ में ले ली और दूसरे हाथ से नेत्रहीन माँ का कंधा पकड़कर कमरे में ले गया। पीछे पीछे मैं चल रही थी। जीवन में आज तक अनेक आत्मीय सूजनों के साथ रही मौसी, पर विदेश में उस अनजान परिवार ने मेरी बाह तक उस स्नेह से ना गई होती तो मैं शायद उस दिन उबकर आत्महत्या कर लेती। जिस दिन पतिगृह से अपमानित होकर इच्छाकृत निर्वासन का वर्ण किया था, जिसे मैंने दानव समझा था, वह तो देवदूत निकला। उस माँ बेटे की सुशिष्टता का प्रमाण मुझे 2 ही दिन में मिल गया। 2 दिन तक उन्होंने मुझसे एक कैफियत नहीं मांगी। यह ना पूछा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, ना यह पूछा कि क्यों ऐसी हताश होकर सड़क पर भाग रही थी। तीसरे दिन मैंने ही सब कुछ बता दिया। उस अंधेरी कोठरी में जहाँ का बल्ब सदा किसी मोतियाबिंद से धुंधली आग सा धुंधलाता रहे, उस नेत्रहीन वृद्धा और किसी निर्दोष दंतहीन शिशु से भोले गृहस्वामी से मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी लज्जास्पद घटना को ज्यों का त्यों सुना गई। सबको सुनकर आर्थर बिना शब्द कहे गंभीर मुंह बनाए खिड़की के पास खड़ा होकर ना जाने किस सोच में डूब गया। क्या उसके जीवन में भी उसके काले रंग को लेकर कभी ऐसी ही अपमानजनक स्थिति आई थी? क्या उसके सरल प्रेम को भी किसी ने ठुकराया था? बुढ़िया ने टटोलकर मुझे अपनी छाती पर खींच लिया। यू माय पुअर डार्लिंग कहकर वे रोने लगी। मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, शायद परिस्थितियों ने पत्थर बना दिया था। आर्थर किसी कोयले की खान में काम करता था। दुर्गंध और कालिक में से समा जब वह लौटता तो अंधी माँ को प्रतिदिन यही लगता कि बेटा मौत के मुंह से निकल कर आया है। रोज सिर पर कफन बांधकर खान में उतरता है आर्थर। जब तक आ नहीं जाता मैं कांपती रहती हूँ। यही तो मेरा सब कुछ है। अंधी तो थी ही बेचारी। पार्किंसंस डिसीज से उसका वामांग रह रहकर पीपल के पत्ते सा थर थर कांपता था। जरा भी उत्तेजित होती तो कंपन भयावह रूप से बढ़ जाती। आर्थर ने माँ के बार बार कहने पर भी विवाह नहीं किया। उसने विवाह कर लिया तो माँ का क्या होगा? कभी कभी असहाय माँ की विचित्र बीमारी से उबकर वह उसे झिड़क देता है। क्यों यह सब अपने हाथ से करती हो तुम? एक बार प्लेटें धोने में बुढ़िया के कांपते हाथों से सारी प्लेटें एक साथ गिरकर चकनाचूर हो गई। तुमसे कितनी बार कहा है, आंखें दिखती नहीं, हाथ कांपता है, यह सब मत किया करो।
झिड़की दी गई अपराधी बालिका सी हो उसकी माँ चुपचाप सिर झुकाए कोने में खड़ी हो गई। प्लेट गिरने की आवाज सुन मैं कमरे में आई तो ऑर्थर का तमतमाया चेहरा देख मैंने ही टूटे कांच के टुकड़े झाड़ बहार दिए। जब मातृभक्त ऑर्थर ही कभी कभी वृद्धा माँ की छोटी मोटी त्रुटियों पर झल्ला उठता तो क्या पत्नी जाने पर धीरे धीरे एक बोझ नहीं बनी जाएगी उसकी माँ। मुझे अपनी नानी के साथ किया गया बड़ी और मझली मामियों का दुर्व्यवहार याद आता। कितनी बातें सुनाई जाती थी नानी को। तीर से भी तीखे व्यंग्यमानों को झेलती नानी बार बार आकाश की ओर कांपते हाथ जोड़कर कहती, नारायण उठा लो अब प्रभु, सबकी जिंदगी में जहर घोल रही हूँ, सपड़नी सी अपनी ही संतान को निकल रही हूँ मैं। वह तो निकल ही रही है। बड़ी मामी की तीखी आवाज कढ़ाई में छन छनाते बड़ों को छन छन को मलान करती भीतर चली आती। बरसात के दिन और सब गुमूत बिस्तर में ऐसी सड़ांध आ रही है, आज उस कमरे में लग रहा है कि मुर्दा सड़ रहा है। अरे कम से कम यही बता दो कि चिलमची लगानी है। 5 महीने का हमारी लक्ष्मी का बेटा तक ऊँ कर बता देता है कि कुछ करेगा। वे अपनी पुत्री के संतान की कार्य कुशलता का उदाहरण देती। मेरे एक भी बच्चे ने कभी बिस्तर नहीं भिगोया। एक ये है 80 बरस की हो गई, खाने पीने का सब होश है, पर नरक करेंगी तो ऊँ आह भी नहीं करेंगी। छी। आर्थर की मां ने ही बताया कि एक बड़े की श्वेतांगनी पुत्री आर्थर के प्रेम में पागल सी हो गई थी। माता पिता से विद्रोह कर वह स्वयं ही उससे विवाह करने लंदन से वहां भाग आई थी, पर आर्थर उसे फिर उसके घर पहुंचाया। कहने लगा, मैंने उसे समझा दिया, विवाह होगा तो बच्चे भी होंगे, फिर उन्हें स्कूलों में वर्ण द्विदेश की आग में झुलसना होगा। जीवन भर वे उसी कुंठा से दग्ध होते रहेंगे, झुलसते रहेंगे जिसमें मैं झुलसा हूं। क्या तुम्हारे यहाँ भी सब कुछ होता है? अंधी आंखों ने मुझसे पूछा। मैं कैसे कहती कि हमारे यहाँ और भी घृणित ढंग से होता है। काली और गोरी चमड़ी का भेद अब और विकृत हो गया। अखबारों के विवाह विज्ञापनों में अभी भी कन्या के गौर वर्ण की विशेष मांग की जाती है। हरिजनों को अब भी मशालों से जलाया जाता है। वर्षों का दासत्व भोगकर भी हम अपनी आत्मा को मुक्त नहीं कर पाए। 7 दिन उसी अंधेरी कोठरी में बिताकर मैं लंदन का वैभव बिना देखे ही भारत लौट आई। लंदन से दूर उस झोपड़पट्टी सी बस्ती में मुझे किसी ने न देखा न मैं बाहर निकली। एक बार आर्थर ने ही प्रस्ताव रखा कि वह हर शनिवार को लंदन जाता है। मैं जब आई हूं तो क्यों ना वह मुझे घुमा फिराकर कुछ दर्शनीय प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान दिखा लाए, किंतु मैंने उसका प्रस्ताव उसी क्षण फेर दिया। क्या यह संभावना सदैव नहीं बनी रहेगी किसी भी क्षण में उस प्रवंचक से टकरा जाऊं, जिसके अतीत के क्षणिक स्पर्श की स्मृति मुझे दिन रात सहस्त्र बिच्छुओं का सा डंक दे रही है। ब्रिटिश म्यूजियम, हाइड पार्क, बकिंगम पैलेस के रंगीन चौबदार सब कुछ देखने के अधूरे सपने आंखों में ही लिए भारत लौट आई। ऐसी व्यर्थ विदेश यात्रा कर कोरी हड़िया सी भारत लौटने वाली मैं शायद पहली भारतीय थी। ऑर्थर ने ही मेरे लौटने की संपूर्ण व्यवस्था कर दी थी। मैं चलने लगी तो उसकी माँ ने मुझे छाती से चिपटा लिया। कहने लगी, बच्ची तुम अभी जवान हो, एक बार ठोकर खा ली तो क्या हुआ, उठकर खड़ी हो और सीना तानकर चलना। इस बार अच्छा लड़का देखकर घर बसा लो। मैं उससे कैसे कहती कि हमारे देश में अब भी ब्राह्मण दुहिता का अंगूठा एक बार ही थामा जाता है। उसके संस्कार स्वयं ही उसे दूसरा अंगूठा थामने की अनुमति नहीं देते। कैसे नहीं देते? मैंने एक बार फिर उसे बड़े अधैर्य से टोक दिया। अल्लाह को देख, उसने क्या तलाक लेकर मद्रासी से शादी नहीं की और अपनी वह भरी अदालत में अपने नपुंसक पति के पौरुष की धज्जियां उड़ाकर दूसरा विवाह कर रानी बनी बैठी है। अपनी अपनी बात है मौसी। एक बार जुआ हारकर सर्वस्व गवा चुकी हूँ, दूसरी बार नहीं दाव लगा सकती। ठीक ही कह रही थी। मैं क्या उसे नहीं जानती थी? उसकी गहरी जड़ें उस जिद्दी पौधे की सी जड़ें थी जिसको कलम कर दूसरी धरा पर लाख प्रयत्न करने पर चतुर से चतुर बागवान भी पौधा नहीं लगा सकता था। ऑर्थर, मैंने चलने से पहले ऑर्थर से कहा, मेरे एक काम कर दोगे? कहो। वह थमक कर खड़ा हो गया। मैंने अपने पर्स से सुधीर की रंगीन तस्वीर निकाली। विवाह के वेश में सहरा बांधे, पिसे चावलों के कुरकुरे से ललाट विभूषित किए, रेशमी पीताम्बर और रॉ सिल्क के सफेद कुर्ते पर जरीदार लाल दुशाला उड़े नौशा बना सुधीर मुस्कुरा रहा था। गले में फूलों का हार, माथे पर रोली का निकुला तिलक। यह तुम्हारा पति है? था। मैंने कंठ का मंगलसूत्र निकालकर उस तस्वीर पर धर उसे थमा दिया। यह क्या, मुझे क्यों दे रही हो? ऑर्थर कभी मुझे और कभी उस मंगलसूत्र मंडित तस्वीर को देख रहा था। हमारे यहाँ जब पति की मृत्यु होती है तो विवाह का चिन्ह मंगलसूत्र उसकी छाती पर धर दिया जाता है, वही कर रही हूँ। तुम तो हर शनिवार को लंदन ब्रिज जाते हो, तो क्या उसे लौटा दूं? पता दे सकती हो? नहीं ऑर्थर, उसे लौटाना नहीं है। वह है ही कहाँ?
जो तुम उसे लौटाओगे मेरे लिए तो मर चुका, इसे तुम नदी में बहा देना। एक क्षण को वह मुझे देखता रहा, फिर उसने मेरा चिबुक थाम अपने करदे काले मोटे अधर में मेरे ललाट पर रख दिए। और किसी पर पुरुष ने ऐसा दुस्साहस किया होता तो मैं उसका मुंह नोच लेती, उसकी आंखें निकाल लेती, किंतु मुझे लगा मैं जागेश्वर के कूड़ मंडप में खड़ी हूं और धरास में धसे उस अदृश्य शिवलिंग का स्पर्श ही मेरे ललाट को शीतल स्निग्ध कर गया। मेरी उड़ान के सब सहयात्री एक एक कर चेकिंग के लिए चले गए। उसने मुझे बैग थमाकर कहा, जाओ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। फिर बिना देखे तीर सा निकल गया। उन सजल आंखों के आंसू कहीं मेरी उपस्थिति के नीचे ना ढुलक पड़े, इसलिए वह भाग गया। बाबूजी को बिना सूचित किए ही मैं आ गई। द्वार पर खड़ी देख पहले मुझे एकटक देखते रहे, फिर दोनों हाथों से सिर थामकर बैठ गए। अंत तक उन्होंने मुझसे एक शब्द भी नहीं पूछा। शायद उनके सारे उत्तर उन्हें बिना पूछे मिल गए। मेरी आंखों से धीरे धीरे मेरी और बाबूजी की लज्जा पूरे ग्राम में फैल गई। मैं स्कूल जाती तो लड़कियां, अध्यापिकाएं मेरे चेहरे की को ऐसी सहानुभूति से देखने लगती कि मैं लज्जा और खिसियाहट से धरा में धंस जाती। यहाँ तक कि बात को खोद खोद कर पूछने वाली चौकीदारनी खिमुली ने भी मुझसे कुछ नहीं पूछा। शायद सब ने मेरे अधीठ फोड़े को, असह टपकन को स्वयं भाप लिया था और कोई भी अब मेरे सांप को मारना नहीं चाहता था। मैं नित्य सिर झुकाए स्कूल जाती और सिर झुकाए घर लौट आती। बाबूजी इसके बाद कभी घर से बाहर नहीं निकले। उस दिन से जो खाट पकड़ी, बस जाने के ही दिन सीधे अर्थी पर उतरे। एक बार जी में आया बदली करवा लूं, पर क्या होता है बदली करा के? मेरा दुर्भाग्य, मेरी लज्जा क्या मुझे छोड़ देगी? यही तो नारी जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है मौसी। वह जहाँ जाती है उसका अतीत उससे पहले वहां पहुंच जाता है। सारी रात बातों ही बातों में बीत गया। मुझे सब कुछ सुनाकर ललिता का हृदय पर धरी शीला शायद उठ गई थी, किंतु अब वही शीला मेरी छाती पर आ गिरी। कैसा अन्याय हुआ था उसके साथ। पर मैं जानती थी कि वह जिद्दी लड़की ना कभी अपने प्रति किए गए अन्याय का प्रतिशोध लेगी, ना दूसरे परिवेश में ही रहना स्वीकार करेगी। मैं नहा धोकर आई तो वह अपनी स्कूली कफनी लपेट चुकी थी। ऊंची धोती, खुरदरा स्वेटर, काले शाल का बुर्का, आंख में बदसूरत रजिस्टर और पैरों में सतरंगी मोजों पर डटे फौजी जूते। कुमाऊं मोटर यूनियन की पेट्रोल से गंधाती बस में मुझे बिठा उसने मेरे पांव छुए। छुट्टियों में जरूर लखनऊ आना, मैंने कहा तो मेरा गला भर आया, किंतु उसके शांत निर्विकार चेहरे पर बिछोह की रेखा नहीं उभरी। वह हंसती रही। तू अब उतर ललिता, बस चलने को है, मैंने कहा तो वह बड़े धैर्य से यात्रियों की असंख्य पोटली, बुकचो, सेब की पेटियों को फांदती हुई हिरनी सी छिटक मेरी खिड़की के पास खड़ी हो गई। अपना ध्यान रखना ललिता, लखनऊ जरूर आना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वह फिर हंसी, जैसे मैंने किसी मृत्यु पथ के यात्री को बरबस रोकने की चेष्टा की। मैंने खिड़की पर धरी उसकी अराल उंगलियों को धीरे से दबा कर विदा ली। कभी कभी जब वाणी व्यर्थ होकर समस्त आयुध डाल देती है तो स्पर्श बहुत कुछ कह जाता है। मैं नहीं जानती मेरे सनिक स्पर्श ने मेरे हृदय की वाणी का अनुरोध कहाँ तक पहुँचाया। वह एक शब्द भी नहीं बोली, बस चली और वह खड़ी रही। उसने हाथ हिलाया और फिर अपने चक्की के पाट से जूतों से कच्ची मिट्टी पर पथ रोधती चलने लगी। मैंने गर्दन निकाल कर देखा। धीमी चाप से नतमुखी हेडमास्टरनी अपने स्कूल का उतार उतरती, धीरे धीरे धूल के विवर्त में डूबती मेरी आंखों से ओझल हो गई।